नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हमारे पेडागोजी की इस तीसरे एमसीक्यू में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हमने 2 एमसीक्यू और बनाया है और आपने उसे अच्छा खासा प्यार दिया और आपने कुछ हमें सजेशन भी दिया। बोले कि सर पहले क्या लिया जाए कि थ्योरी क्लास को पहले लाया जाए, तो अब ऐसा ही करेंगे। इसके बाद सारी थ्योरी क्लास ही आने वाली है। ये लास्ट है आपके पेडागोजी के एमसीक्यू सेशन का। दूसरी बात, आपने ये भी कहा कि सर जब क्वेश्चन कराए तब बोर्ड के सामने से थोड़ा सा हट जाएं ताकि जो पीछे जो क्वेश्चन जो छिपा हुआ है वो देखने में हमको आसानी हो सके। तो अब मैं वैसा ही करूंगा, जब भी क्वेश्चन आपको दिखेगा मैं साइड हो जाया करूंगा। आप क्वेश्चन पढ़ करके अच्छे से समझ लीजिएगा, फिर आप आंसर दीजिएगा। मैं साइड में होकर क्वेश्चन पढ़ूंगा और आपको उसको हिंदी में समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, अ मेथड ऑफ लैंग्वेज टीचिंग दैट फोकसेस ऑन द बिलीफ that the fluent use of language might develop with a lot of practice repeating oral skills. A method of language teaching that focuses, देखिए एक विधि भाषा पढ़ाने का जो कि फोकस है, केंद्रित है, ऑन द बिलीफ, इस मान्यता पर, द फ्लुएंट यूज ऑफ लैंग्वेज की भाषा का धारा प्रवाह प्रयोग, माइट डेवलप, विकसित हो सकता है, विद द लॉट ऑफ प्रैक्टिस रिपीटिंग ओरल ड्रिल्स, ठीक है, मौखिक तौर पे बार बार अभ्यास करके उसको दोहराने से। कहा जा रहा है ये कि एक ऐसा मान्यता, एक ऐसा मेथड जो इस मान्यता पर आधारित है कि बार बार किसी चीज को, ओरल अप्रोच को, मौखिक चीजों को बार बार दोहराने से फ्लुएंसी बढ़ सकती है, भाषा का धारा प्रवाह बढ़ सकता है। ये कौन सा मेथड कह रहा है? द ऑडियोलिंगुअल मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच। ठीक है, देखिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच मतलब क्या होता है? क्षमता के आधार पे, समझ के आधार पर इस चीज को करना। फिजिकल मतलब क्या होता है? बॉडी मूवमेंट के अनुसार किसी चीज को करना। ग्रामर का इससे कोई संबंधित है नहीं क्योंकि दोहराने की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा? ऑडियोलिंगुअल मेथड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑडियोलिंगुअल मेथड। आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 में। द पैटर्न ऑफ सेंटेंस दैट चिल्ड्रन नीड्स टू लर्न टू मास्टर द फंडामेंटल स्किल्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? सिमुलेशन, एसिमिलेशन, स्ट्रक्चर, ग्रुप लर्निंग। अगर मैं इसकी हिंदी की बात करूं तो ये हो जाएगा भाषा सीखने के जो मूलभूत, जो वास्तविक में मूलभूत जो कौशल हैं उसमें निपुण होने के लिए, महारत हासिल करने के लिए बच्चों को या फिर जो शिक्षार्थी हैं उनको जिन वाक्य संरचनाओं को सीखना आवश्यक है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? सिमुलेशन, एसिमिलेशन, स्ट्रक्चर, ग्रुप लर्निंग। सिमुलेशन मतलब क्या होता है? अनुकरण। क्या होता है इसका मतलब? अनुकरण होता है। अनुकरण मतलब क्या करना? अनुकरण करना, मतलब उस चीज को, उसका पीछा करना, अनुकरण करना, उस चीज को मानना। एसिमिलेशन आत्मसात करना, मतलब जीवन में उतारना, आत्मसात करना। स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? संरचना। क्या होता है? संरचना। आगे बढ़ते हैं। ग्रुप लर्निंग मतलब क्या हो जाएगा? ग्रुप मतलब सामूहिक, सामूहिक सीखना, सामूहिक सीखना अपन इसको बोल सकते हैं, सामूहिक सीखना। तो यहां पर देखिए ये बता रहा है किसको? स्ट्रक्चर को। किसको बता रहा है? ये स्ट्रक्चर को बता रहा है, फंडामेंटल स्किल। तो क्या है वो? स्ट्रक्चर है। क्या है वो? स्ट्रक्चर है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये है हमारा स्ट्रक्चर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इन लैंग्वेज टीचिंग एंड लर्निंग होल लैंग्वेज इज और एन, भाषा शिक्षण और अधिगम में जो पूरी भाषा है जिसको पढ़ाया और सिखाया जा रहा है वो एक क्या है? वो एक क्या है? वो एक मेथड है, विधि है, टेक्निक है, तकनीक है, अप्रोच है, दृष्टिकोण है, दृष्टिकोण है, या स्ट्रैटेजी है, रणनीति है, या रणनीति है, रणनीति है। क्या है? तो एक्चुअल में वो एक दृष्टिकोण है। क्या है? वो एक दृष्टिकोण है, एक अप्रोच है। आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। इन अ लैंग्वेज क्लासरूम टीचर फैसिलिटेट्स एंड मोटिवेट्स चिल्ड्रन टूवर्ड ट्रांसफर ऑफ कॉन्सेप्ट एंड स्किल्स फ्रॉम होम लैंग्वेज टू लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन एट स्कूल। दिस स्ट्रेटेजी इज कॉल्ड, क्या कहलाता है ये? इन अ लैंग्वेज क्लासरूम, एक भाषा वाली कक्षा में, टीचर फैसिलिटेट्स, जो शिक्षक है वो सुविधा देता है, एंड मोटिवेट्स, प्रेरित करता है, चिल्ड्रन, किसको? बच्चों को, टूवर्ड्स ट्रांसफर ऑफ कॉन्सेप्ट, किसके प्रति? जो कॉन्सेप्ट, जो अवधारणा है उनके स्थानांतरण के प्रति, एंड जो कौशल है उनके स्थानांतरण के प्रति, फ्रॉम होम लैंग्वेज, जो आपकी घर की भाषा, जो घरेलू भाषा, जो मातृभाषा है उससे, लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो निर्देशित भाषा है उस पर, एट स्कूल, स्कूल में। ये स्ट्रेटेजी क्या कहलाता है? समझने का तात्पर्य यह है कि बच्चों को पहले क्या करे जाए? जो अवधारणा है वो बताई जाए उनकी, किसमें? मातृभाषा में,
और उसको निर्देशित भाषा में ट्रांसफर किया जाए कि देखो ये इस भाषा में कुछ ऐसा होगा। ये चीज क्या कहलाता है, ये स्ट्रेटेजी क्या कहलाता है? इससे क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं नहीं। प्रमोट्स लैंग्वेज लर्निंग, हिंड्रेंस लर्निंग ऑफ टारगेट लैंग्वेज, इंटरफेरेंसेस इन द डेवलपमेंट ऑफ प्रोफिशिएंसी इन टारगेट लैंग्वेज। देखो बच्चों को ये कंफ्यूज करता है नहीं, ठीक है। प्रमोट्स लैंग्वेज लर्निंग, ये भाषा के सीखने को बढ़ावा देता है, हो सकता है ये। हिंडर्स लर्निंग ऑफ टारगेट लैंग्वेज, ये बाधा बनता है किसको, टारगेट लैंग्वेज को सीखने में। जहां भी बाधा बढ़ा है वो तो हो ही नहीं सकता, पता है आपको। इंटरफेरेंसेस इन द डेवलपमेंट ऑफ प्रोफिशिएंसी इन टारगेट लैंग्वेज, जो टारगेट लैंग्वेज है उसमें प्रवीणता में, उसमें प्रवीण होने के लिए उसको अच्छे से सीखने में क्या करता है, बाधा डालता है, तो ये भी नहीं हो सकता। जहां भी बाधा, असंभव, केवल जैसे शब्द आए वो तो हो ही नहीं सकता, तो क्या होगा, इससे प्रमोट होता है लैंग्वेज लर्निंग, भाषा को सीखना का बढ़ावा मिलता है इससे, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी क्या कहलाता है, भाषा को सीखना कहलाता है, भाषा को बढ़ाना कहलाता है। अ टीचर यूजेज मेन्यू कार्ड इन अ लैंग्वेज टास्क, दिस मेन्यू कार्ड इज, एक जो शिक्षक है वो मेन्यू कार्ड यूज करता है, क्या करता है, मेन्यू कार्ड यूज करता है, किसमें, लैंग्वेज टास्क में, ठीक है। एक लैंग्वेज टास्क के तौर पे, मतलब जब भाषा सिखाना है तो उसके लिए उसे क्या किया, एक मेन्यू कार्ड बना लिया, टास्क बना लिया कि पहले मुझे ये सिखाना है, फिर मुझे ये सिखाना है, फिर मुझे ये सिखाना है, मतलब लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन उसने क्या किया, टास्क बना लिया। तो ये क्या कहलाता है, ऐसा कहा जा रहा है, दिस मेन्यू कार्ड इज, मेन्यू कार्ड क्या है, इज द रिलेवेंट टेक्नोलॉजी मटेरियल फॉर केटरिंग, ये एक संबंधित टेक्नोलॉजी है, तकनीकी है, जो कि किससे संबंधित है, केटरिंग से संबंधित है, खाना पीना से संबंधित है। इज एन ऑथेंटिक मटेरियल फॉर लैंग्वेज पेडागोजी, ये एक ऑथेंटिक, मतलब एक ऑथेंटिक जाना माना मटेरियल है भाषा पेडागोजी, ठीक है, शिक्षण शास्त्र में, भाषा विज्ञान में ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है, लैंग्वेज पेडागोजी में कहा जा रहा है, ठीक है। विल टेम्प्ट स्टूडेंट्स टूवर्ड्स ईटिंग द फूड, और ये जो टेम्प्ट करता है स्टूडेंट्स को खाना खाने के प्रति। कैन नॉट बी यूज एज अ मटेरियल इन लैंग्वेज क्लास, इसको लैंग्वेज क्लास में मटेरियल की तरह यूज नहीं किया जा सकता, ऐसा बोला जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। याद रखिएगा, इज एन ऑथेंटिक, ये बिल्कुल माना हुआ मानक मटेरियल है, किसके लिए, भाषा पेडागोजी में। याद रखिएगा क्या, मेन्यू कार्ड बनाना भाषा पेडागोजी में एक भाषा सिखाने के लिए एक मानक मटेरियल के तौर पे काम करता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अ सेट ऑफ assumptions which explains the language as a set of structure or rules is known as, option number A communicative approach, option number B interactive approach, option number C structural approach, option number D input approach। बताइए जरा, अगर अपन इसकी हिंदी में बात करें तो assumptions, मान्यताओं का एक समूह अपन बोल सकते हैं, मान्यताओं का एक समूह जो भाषा को एक समूह के रूप में समझाता है, संरचना या नियमों को कहा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मान्यताओं का एक ऐसा समूह जो भाषा को एक समूह के रूप में समझाता है और संरचना या नियम के बारे में ये जो कि बताता है, इसको क्या कहा जाता है, कम्युनिकेटिव अप्रोच कहते हैं, इंटरेक्टिव अप्रोच कहते हैं, स्ट्रक्चरल अप्रोच कहते हैं, या इनपुट अप्रोच कहते हैं। बताइए क्या कहते हैं अपन इसको, ये बताइए, ठीक है। दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल अप्रोच। क्या कहलाता है ये आपका, ये कहलाता है आपका स्ट्रक्चरल अप्रोच। आप नोट कीजिएगा पहले खुद से आंसर, उसके बाद मेरे बताए हुए आंसर को आप टिक कीजिएगा, फिर देखिएगा क्रॉस चेक कीजिएगा कि कौन सा सही है, कितना गलत हुआ, कितना सही हुआ, ध्यान रखिएगा। क्या कहलाता है ये आपका स्ट्रक्चरल अप्रोच कहलाता है। ऑप्शन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में। कंसीडर द स्टेटमेंट ए एंड बी, कंसीडर द स्टेटमेंट ए एंड बी रिगार्डिंग कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। ठीक है, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, मतलब संचारात्मक भाषा शिक्षण के लिए। पहला क्या दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए, जो पहला स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ए, द रोल ऑफ टीचर इज जस्ट लाइक अ फैसिलिटेटर और मॉनिटर रेदर देन सिंपली बीइंग द मॉडल फॉर करेक्ट स्पीच। ये पहला बात बोला गया। दूसरा क्या बोला गया है, लर्नर्स हैव टू पार्टिसिपेट इन क्लासरूम एक्टिविटीज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल अप्रोच टू लर्निंग। अब यहाँ पर समझिएगा बोलने का क्या तात्पर्य है इसका। जो यहाँ पर जो पहला जो कथन है वो कहा जा रहा है कि जो टीचर है, टीचर है वो भूमिका केवल वो भूमिका निभाता है किसके तौर पे, फैसिलिटेटर के तौर पे, किसके तौर पे, सुविधादाता के तौर पे वो भूमिका निभाता है, और मॉनिटर ध्यान देने वाले के तौर पे वो भूमिका निभाता है। ठीक है, बजाय इसके कि वो केवल क्या करे, सही भाषण देने वाला मॉडल बन सके, ऐसा। फिर जो बी है वो क्या बोला जा रहा है, वो बोल रहा है कि जो टीचर होता है
तो जो टीचरों है ना, जो शिक्षकों को सीखने के प्रति व्यक्तिगत दृष्टिकोण के आधार पर कक्षा गतिविधि में भाग लेना होगा, ऐसा बोला जा रहा है। अब बताइए किसे मतलब जो ए है वो कह रहा है कि जो शिक्षक की भूमिका होती है वो केवल सही भाषण के जो मानक होते हैं उसके आधार पर नहीं, बजाय उसके सुविधादाता और पर्यवेक्षक कह सकते हैं के आधार पर होती है। और जो बी है उसका कहना यह है कि जो शिक्षार्थियों को सीखने के प्रति व्यक्तिगत दृष्टिकोण के आधार पर कक्षा गतिविधियों में भाग लेना होगा, ऐसा बोला जा रहा है। अब यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, विच इज द राइट आंसर। आप बताइए कौन सा इसमें सही जवाब है। फटाफट नोट कीजिए जवाब, फिर मैं बताता हूं आपको। देखिए इसमें जो सही आंसर है वो है अपना ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स। ये वाली बात बिल्कुल सही है और ये वाली बात गलत है। ऐसा नहीं है उनको पार्टिसिपेट नहीं करना है भैया, कोई ऐसे जरूरी नहीं है, कोई एकदम अनिवार्यता नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन थोड़ा सा छुप गया है, ठीक है, ऑप्शन थोड़ा सा यहाँ पर छुप गया है, अपन इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है, ये हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? A teacher is reading a story from a textbook about a girl who is looking after a sparrow and feeding it. Suddenly, a boy, Ali, stood up and told the teacher how one day he saved an injured squirrel which was lying in the park. Ali's reaction to the story can be described as, तात्पर्य यह है कि एक जो शिक्षक है इज रीडिंग ए स्टोरी फ्रॉम अ टेक्स्ट बुक, एक जो टीचर है वो टेक्स्ट बुक से एक स्टोरी पढ़ रही है, जो बच्चे के स्कूल का बुक है उससे एक स्टोरी पढ़ रही है, ठीक है। और एक वो स्टोरी किस बारे में, एक लड़की के बारे में, एक गर्ल के बारे में है, हु इज लुकिंग आफ्टर द स्पैरो एंड फीडिंग इट, जो कि गौरैया चिड़ियों को, ठीक है, स्पैरो को देख रही है और उनको खाना खिला रही है। सडनली अ बॉय अली स्टूड अप, और क्लास में जो बच्चे बैठे हुए हैं जो उस स्टोरी को सुन रहे हैं उसमें एक लड़का है अली नाम का, वो अचानक खड़ा हो जाता है एंड टोल्ड द टीचर हाउ वन डे ही सेव्ड एन इंजर्ड स्क्वायरल, और वो बताता है कि उसने कैसे एक दिन एक जख्मी स्क्वायरल मतलब गिलहरी को बचाया था, विच वॉज लाइंग इन द पार्क, जो कि पार्क में पड़ा हुआ था जख्मी हालत में, ऐसा बता रहा है कौन, अली। फिर अलीज रिएक्शन टू द स्टोरी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, तो जो अली का जो रिएक्शन है उस स्टोरी को सुनकर जो उसने तुरंत अपना जो जीवन का जो चीज उसने बताया, जो उसने देखा है वो क्या बता रहा है, वो क्या कहलाएगा, ठीक है। कनेक्टिंग द टेक्स्ट विथ हिज पर्सनल एक्सपीरियंस, ठीक है, जो टेक्स्ट है उसको अपने पर्सनल खुद के अनुभव से जोड़ना। इंटरप्टिंग द टीचर इन बिटवीन, कक्षा में शिक्षक को इंटरप्ट करना, बात को काटना, डिस्टर्ब करना। एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक एंड सो दैट ही इज एक्टिव इन क्लास, एक अवसर प्राप्त करना और बोलने का ताकि लोगों को लगे कि वो एक्टिव है, क्लास में सक्रिय है। और ही इज अटेंशन सीकिंग नेचर इन द क्लास, और वो उसकी एक ऐसी प्रवृत्ति है कि वो क्लास का अटेंशन अपनी ओर केंद्रित करना चाहता है। बताइए क्या है ये, कुछ नहीं, जो बच्चा है वो अपने आंतरिक जो अनुभव है जो उसके जीवन के, वो उसको जोड़ रहा है किससे, उस टेक्स्ट बुक से, याद रखिए, कनेक्टिंग द टेक्स्ट विथ हिज पर्सनल एक्सपीरियंस। आगे बढ़ते अपन क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम लैंग्वेज लर्निंग शुड बी बेस्ड ऑन drill and practice of grammatical items, B, the transaction of the prescribed textbook by the teacher, C, learners previous knowledge in constructing their new knowledge using authentic tasks, D, the assumption that language can only be learnt if teacher transmits it to the learners। आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। रचनावादी कक्षा में भाषा अधिगम निम्नलिखित पर आधारित है, ऐसा कुछ कहना, इसका प्रयास कर रहे कहने का, ठीक है। किस पर आधारित है? रचनावादी, जहां पर रचना होता है, रचनावादी जो क्लासरूम होती है, जो कक्षा होती है, वो भाषा अधिगम में, किसमें, भाषा अधिगम मतलब भाषा सीखने में, ठीक है। लर्निंग मतलब क्या होता है, अधिगम होता है, भाषा सीखने में निम्नलिखित में से किस पर आधारित होना चाहिए, ऐसा बोला जा रहा है। ड्रिल एंड प्रैक्टिस ऑफ ग्रामेटिकल आइटम्स, बार बार अभ्यास करना जो व्याकरणिक जो चीजें हैं उसका, ठीक है। अगला है, और जो शिक्षक जो है, जो टीचर है, उसके द्वारा जो निर्धारित जो पाठ्य पुस्तक है उसका लेन देन करना। लर्नर्स प्रीवियस नॉलेज इन कंस्ट्रक्टिंग देयर न्यू नॉलेज यूजिंग ऑथेंटिक स्किल्स, जो ऑथेंटिक स्किल्स हैं, जो मानक जो कार्य हैं उनका उपयोग करके नए जो ज्ञान है, नए नॉलेज का निर्माण, नए नॉलेज के निर्माण में पुराने वाले नॉलेज का इस्तेमाल करना।
और आपका डी हो जाएगा, यह धारणा की भाषा केवल तभी सीखी जा सकती है जब शिक्षक इसे शिक्षार्थियों तक पहुंचाएं, ऐसा। तो ये 4 बातें इसमें हैं। आप बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 9 का, जल्दी बताइए। मेरे हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी। क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लर्नर्स प्रीवियस नॉलेज इन कंस्ट्रक्टिंग देयर न्यू नॉलेज यूजिंग ऑथेंटिक टास्क। ठीक है, निर्धारित या मानक टास्क का प्रयोग, मानक टास्क को करते हुए अपने जो पुराने नॉलेज है उसका प्रयोग करके नए नॉलेज को सीखना, ये इसका आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं अपन। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ द टीचर यूजिंग स्कैफोल्डिंग? नॉट एग्जाम्पल। ठीक है, इनमें से कौन सा जो एक्सरसाइज है, ठीक है, इनमें से जो कौन से जो एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है, जो कि एक एग्जाम्पल नहीं है, एक उदाहरण नहीं है किसका, जो शिक्षक द्वारा इसके फोल्डिंग का प्रयोग। पहले बात समझिए इसके फोल्डिंग क्या होता है, समझिए। इसके फोल्डिंग जो वर्ड है ना, ये आया है किससे? ये आया कंस्ट्रक्शन वर्ड से। समझते हैं, जैसे बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं ना, उस वहां से निकला है इसके फोल्डिंग वर्ड। इसके फोल्डिंग वो होता है जब कोई बिल्डिंग बनता है तो उसको स्टील के प्लेट्स का सहारा दिया जाता है ताकि वो बिल्डिंग खड़ा रहे। ठीक है, जब तक वो बिल्डिंग खुद से कंक्रीट में जाम ना हो जाए तब तक उसको क्या करते हैं, सहारा देते हैं स्टील के प्लेट का। तो इसके फोल्डिंग का मतलब क्या होता है? सहारा देना ही होता है। इंग्लिश पेडागोजी में भी याद रखिएगा। इसके फोल्डिंग वर्ड कहीं भी आया मतलब क्या करना, बच्चों को सहारा देना, थोड़ा थोड़ा उसका मदद करना, थोड़ा सा हिंट देना, थोड़ा सा उसको क्लू देना, ये कहलाता है इसके फोल्डिंग। उसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, अब वही बजा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेस, इनमें से कौन सा जो एक्सरसाइज है वो नहीं है उदाहरण किसका, एक टीचर का इसके फोल्डिंग का प्रयोग करने का, मतलब एक टीचर के बच्चे को क्या करने का, सहयोग करने का उदाहरण नहीं है। आस्क स्टूडेंट टू लिसन टू अ पॉडकास्ट एंड शेयर 2 न्यू वर्ड्स दे लर्न थ्रू इट, ताकि बच्चों को कहा जाए कि बेटा एक पॉडकास्ट सुनो। आजकल जानते हैं ना, पॉडकास्ट कोई भी आ जाता है यूट्यूब पर और पॉडकास्ट बना लेता है कि हम तो इतने अच्छे हैं, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, वही वाला पॉडकास्ट। कि टीचर बोले कि बेटा पॉडकास्ट सुनो और वहां से 2 नए शब्द लाओ और उसको हमें बताओ। ठीक है, अगला है बी, गिव स्टूडेंट्स अ शॉर्ट पोएम टू रीड विथ मीनिंग्स ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स प्रोवाइडेड एट द बिगिनिंग ऑफ द पैसेज। बच्चे को क्या करना है, गिव स्टूडेंट्स अ शॉर्ट पोएम, बच्चों को एक शॉर्ट पोएम दो, क्या करने के लिए, पढ़ने के लिए, विथ मीनिंग्स ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स, और साथ में उसके जो वर्ड्स हैं उनमें जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उसके मीनिंग भी बच्चों को देना, प्रोवाइडेड एट द बिगिनिंग ऑफ द पैसेज, और वो जो पोएम जो वो पढ़ने जा रहा है उससे पहले बच्चे को वो जो कठिन वर्ड्स है उनके मीनिंग वगैरह प्रोवाइड कर दें। क्या ये बच्चों को सहारा देने की तरह है? Ask students several simple questions orally and then summarize these to answer one big question. बच्चों से कुछ सरल सरल प्रश्न पूछे ओरली, मौखिक तौर पे, और फिर उनको समराइज करें, मतलब सारांशित करें, ताकि बच्चा बड़े क्वेश्चन का जवाब दे पाए। Provide a list of topics starters or a student can speak 2 minutes on with prompts on the एरियाज टू बी कवर्ड, मतलब बच्चों क्या करना है, एक आसान सा टॉपिक दो और ताकि उस पर 2 मिनट बोल पाए, और फिर उसको क्या दो, प्रॉम्प्ट्स दो, ताकि वो एक एरिया को कवर कर पाए जिसके बारे में बोलना है। ऐसा प्रॉम्प्ट मतलब क्या हुआ, निर्देश दो, क्या करो, उसको निर्देश दो कि वो एक एरिया को कवर कर पाए जिसके बारे में उसको बोलना है। छोटी छोटी बातों को पहले जानकारी दो, 2 मिनट का वो बोल पाए ऐसे दो, फिर बाद में उसको ऐसा बना दो कि वो बड़ी चीज़ों के बारे में भी बोल पाए, ऐसा। तो यहाँ तक देख पा रहा हूँ मैं, ये भी सपोर्ट कर रहा है एक प्रकार से बच्चों को सिखाने में, ये भी सपोर्ट कर रहा है बच्चों की मदद करने में, ये भी सपोर्ट कर रहा है बच्चों की मदद करने में, लेकिन ये पॉडकास्ट वाला ये जो बात है, ये वाली बात कुछ हजम नहीं हुई, तो यही क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट नहीं होगा, याद रखिएगा। ठीक है, नॉट, ठीक है, ये ही एक उदाहरण नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अपन, देखते हैं फॉर मैक्सिमाइजिंग स्टूडेंट पार्टिसिपेशन व्हाइल टीचिंग इंग्लिश द मोस्ट अप्रोप्रिएट अप्रोच शुड बी। फॉर मैक्सिमाइजिंग स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, जो स्टूडेंट है उनके पार्टिसिपेशन को, उनके भाग लेने को बढ़ाने के लिए, व्हाइल टीचिंग इंग्लिश, इंग्लिश के क्लास को में पढ़ाते समय, द मोस्ट अप्रोप्रिएट अप्रोच शुड बी, सबसे अच्छा दृष्टिकोण क्या हो सकता है, मतलब एक इंग्लिश पढ़ाने वाले क्लास में बच्चों के सहभागिता को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा दृष्टिकोण क्या हो सकता है। स्ट्रक्चर अप्रोच, कम्युनिकेटिव अप्रोच, ग्रामर, ट्रांसलेशन मेथड, इमर्जन मेथड। स्ट्रक्चर अप्रोच मतलब संरचनात्मक दृष्टिकोण का प्रयोग करें, कम्युनिकेटिव अप्रोच मतलब क्या हुआ, संचारात्मक दृष्टिकोण का प्रयोग करें, बातचीत ज़्यादा करें बच्चों से, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड
मतलब व्याकरण और फिर उसका अनुवाद बच्चों को सिखाए, वो वाला विधि हो सकता है। इमर्सन मेथड मतलब विसर्जन विधि। तो याद रखिएगा, कभी भी जब आप इंग्लिश टीचर बने तो क्लास में बच्चों से बात ज़्यादा से ज़्यादा करें, बच्चों के उनके जीवन से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा करें, उनको थोड़ा सा उनके जीवन की बातों को याद दिला के उनको थोड़ा सा हंसाएं, उनको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। यही पेडागॉजी कहता है, याद रखिएगा, ठीक है। जो बच्चे मुझसे ऑफलाइन पढ़ते हैं उनको ये पता होगा कि मैं पढ़ाता हूँ अगर 1 घंटे की क्लास में, तो वहाँ पे मैं बहुत सारी ऐसी बातें भी करता हूँ जो कि क्लास में करने लायक नहीं है, मतलब जिनकी जरूरत ही नहीं है क्लास में करने की, लेकिन हम क्या करते हैं, उन बातों को करते हैं, उनके जीवन से उसको अपन जोड़ते हैं कि बेटा देखो ऐसा होता है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल बताता हूँ, जब हम छोटे थे तो जब मिक्सचर बिस्किट का पैकेट जब घर में खुलता था, मेहमान आते थे तो हम उनमें से चुरा चुरा के रोज थोड़ा 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 खाते रहते थे। जब दोबारा मेहमान आते थे तो वो मिक्सचर बिस्किट खत्म हो जा रहता था। ये सब एग्जाम्पल मैं देता हूँ। तो बच्चे क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, मतलब बात करते हैं, और उनको अच्छा लगता है फिर बाद में इंग्लिश की क्लास में आने में। यही एक सही तरीका है, याद रखिएगा, एक इंग्लिश टीचर के लिए। जो बच्चे मुझसे ऑफलाइन पढ़ते हैं उनको ये चीज पता होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अपन। फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ द लैंग्वेज गेन्ड मोमेंटम विद द लर्निंग ऑफ लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर ए कम्युनिकेटिव अप्रोच, ऑप्शन नंबर बी स्ट्रक्चरल अप्रोच, ऑप्शन नंबर सी कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, ऑप्शन नंबर डी ट्रेडिशनल अप्रोच। कहने का तात्पर्य क्या है, भाषा सीखने के साथ साथ भाषा के जो कार्य हैं, भाषा के जो कार्य वाले जो पहलू हैं उनको गति मिलती है। क्या होता है, उनको गति मिलती है। फंक्शनल एस्पेक्ट, ठीक है, पहलू, फंक्शनल मतलब क्या हुआ, पहलू, कार्यात्मक पहलू, फंक्शनल मतलब क्या हुआ, कार्यात्मक, एक्सटर्नल मतलब क्या हुआ, पहलू ऑफ द लैंग्वेज, भाषा के कार्यात्मक पहलू, ठीक है, के साथ साथ भाषा को सीखना, ठीक है, इसमें क्या शामिल है, ऐसा कहा जा रहा है इस गति में। फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज गेन्ड मोमेंटम विद द लर्निंग ऑफ लैंग्वेज। याद रखिएगा यहाँ पर ना, ठीक, विद द यहाँ पर ना एक चीज यहाँ पर होना चाहिए था, यहाँ पर ना, यहाँ पर आपको, ठीक है, खाली स्थान फिल करना था जहाँ तक मुझे लग रहा है। यहाँ पर ना एक मेथड का नाम फिट करना होगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे में तो ये आधा अधूरा लग जा रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पर एक मेथड का नाम फिल करना होगा, तब ये बिल्कुल सही अर्थ देगा, ठीक है। तो आप समझ तो गए हैं क्वेश्चन। अब आप बताइए यहाँ पे क्या आएगा, कम्युनिकेटिव अप्रोच, स्ट्रक्चरल अप्रोच, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच एंड ट्रेडिशनल अप्रोच, कौन सा आएगा बताइए यहाँ पे। फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज गेन मोमेंटम, ठीक है, मतलब कार्यात्मक पहलू किसकी, भाषा की, जिससे मोमेंटम मिल सके। विद्या किसको, विद्या मतलब किसके साथ मोमेंटम मिल सकता है, याद रखिएगा, भाषा को सीखने में गति इस विधि के साथ मिल सकता है, कम्युनिकेटिव अप्रोच के साथ ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज, ठीक है। भाषा को सीखने में, ठीक है, भाषा को सीखने में ये कम्युनिकेटिव अप्रोच का प्रयोग किया जा सकता है, इससे ही भाषा को सीखने में गति मिलती है। ध्यान रखिएगा, बातचीत जितना करेंगे उतना ही अच्छा ग्रोथ मिलेगा, उतना ही अच्छा गति मिलेगा भाषा को सीखने में। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। Question 13. In a language class, students are memorizing the dialogue through drill and practice, and the teacher is correcting their pronunciation mistakes immediately. They are practicing the dialogues in chorus. The teacher is following the. अब समझिएगा, in a language class, students are memorizing the dialogues. एक भाषा वाले कक्षा में जो बच्चे हैं वो किसी प्ले के लिए डायलॉग्स वगैरह याद कर रहे हैं, थ्रू ड्रिल एंड प्रैक्टिस, बार बार अभ्यास करके, बार बार उसको साधना करके याद कर रहे हैं। एंड द टीचर इज करेक्टिंग देयर प्रोनाउंसिएशन, और जो शिक्षक है वो बोल रहा है कि बेटा ये तुमने गलत बोला है, मतलब उनके उच्चारण को वो क्या कर रहा है, करेक्ट कर रहा है, और उनके जो मिस्टेक्स है, जो गलती कर रहे हैं उस डायलॉग में, उसको वो फटाफट क्या कर रहा है, जो टीचर वो बैठा हुआ है वो करेक्ट कर रहा है कि यहाँ पे आपने गलती कर दिया, यहाँ पे आपने गलती कर दिया, ये ऐसा होगा, इसको ऐसा उच्चारण करते हैं, ऐसा। दे आर प्रैक्टिसिंग द डायलॉग इन कोरस, और वो जो डायलॉग है वो लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो कोरस में, मतलब एक क्रम में, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हैं। द टीचर इज फॉलोइंग द, और यहाँ पर जो टीचर जो काम कर रहा है वो क्या फॉलो कर रहा है, मतलब जो शिक्षक है वो बच्चों से एक के बाद एक के बाद एक अभ्यास करा रहा है, बार बार रिपीट करवा रहा है, बच्चों को याद करवा रहा है डायलॉग को, और जो बच्चे गलती कर रहे हैं उसको बार बार बता रहा है। तो यहाँ पर जो शिक्षक है वो किस चीज़ को फॉलो कर रहा है, नेचुरल मेथड को, ऑडियो लिंगुअल मेथड को, CLT मेथड को और डायरेक्ट मेथड को। बताओ जरा वो किसको फॉलो कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 में बताइए। तो वो जो कर रहा है वो हो रहा है ऑडियो लिंगुअल मेथड को। किसको, ऑडियो लिंगुअल, क्योंकि बच्चे बार बार बोल रहे हैं और वो उनको उच्चारण ही तो सिखा रहा है सही सही, तो क्या फॉलो कर रहा है, वो ऑडियो लिंगुअल मेथड का प्रयोग कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 14 में आते हैं, द ओरल एरर्स ऑफ द स्टूडेंट्स कैन बी बेस्ट करेक्टेड इन द टीचर इफ द टीचर। द ओरल एरर्स, जो बच्चे को जो मौखिक जो गलतियां होती है, बच्चों जो स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनकी जो मौखिक गलतियां जो होती है बोलने में, कैन बी बेस्ट करेक्टेड, उनको बहुत अच्छे से सुधारा जा सकता है इफ द टीचर, अगर शिक्षक
अगर शिक्षक पॉइंट आउट द एरर इन जनरल एंड लेट द स्टूडेंट ट्राई टू करेक्ट हिमसेल्फ फर्स्ट, अगर टीचर उनको पॉइंट आउट करे कि बेटा यहाँ पे गलती हुआ है और वो बच्चों को कहे कि प्रयास करो इसको सुधारने का सबसे पहले। दूसरा, कि अगर टीचर इग्नोर द एरर्स एज इट मे हैम्पर देयर लर्निंग, अगर जो शिक्षक है वो क्या करे, इग्नोर कर दे, क्या कर दे, इग्नोर कर दे, मतलब नजरअंदाज कर दे उनकी गलतियों को, ताकि वो एक प्रकार से उनको अच्छा लग पाए, उनको एक प्रकार से वो गिफ्ट जैसा, एक हैम्पर जैसा उनको वो लग पाए। आस्क अदर स्टूडेंट्स टू हेल्प हिम एज पीयर ट्यूटरिंग इज मस्ट इन स्कूल्स, बाकी बच्चों को बोले कि बेटा इसका हेल्प करो और साथ में क्या करो, पढ़ो और साथ में इसको सिखाओ। और करेक्ट्स एन एरर डायरेक्टली आफ्टर द स्टूडेंट हैज मेड द एरर, और टीचर डायरेक्टली उस एरर को तुरंत, अगर टीचर शिक्षक उस एरर को तुरंत सुधारे जो बच्चा उस समय पे कर रहा है। ठीक है, बताओ इससे किससे सबसे अच्छा उसकी गलतियों को सुधारा जा सकता है ताकि वो दोबारा ऐसी गलती ना करे। बताइए 14 में, 14 में हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, पॉइंट आउट द एरर, ताकि शिक्षक क्या करे, पॉइंट करे, इंगित करे, देखो बेटा यहाँ पे गलती हुआ है इन जनरल। ठीक है, सामान्य तौर पर क्या करे, शिक्षक इंगित करे, देखो यहाँ पे गलती हुआ है, एंड लेट द स्टूडेंट ट्राई टू करेक्ट, और वो बच्चे को कहे कि बेटा इसको सुधारने का आप प्रयास कीजिए, हिमसेल्फ, खुद से सबसे पहले, और उसके बाद जब उससे ना सुधरे तो टीचर खुद प्रयास करे। तो इससे ही क्या हो सकता है, उसके गलतियों को सबसे अच्छा सुधारा जा सकता है किसी भी स्टूडेंट के जो कि भाषा सीखने के कक्षा में बैठा हुआ है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। A teacher makes her learners respond to her actions and speech only by bodily movements. What is this known as? A teacher makes her learners respond. एक जो शिक्षक है वो अपने शिक्षार्थियों को कहता है कि बेटा तुमको क्या करना है, प्रतिक्रिया करना है। To her actions, जो शिक्षक है, जो समझिए मैं एक शिक्षक हूँ और मैं बच्चों को बोल रहा हूँ कि जो भी मैं एक्शन कर रहा हूँ, जो भी मैं काम कर रहा हूँ, उसमें आपको क्या करना है, प्रतिक्रिया देना है। एंड स्पीच ओनली बाय बॉडीली मूवमेंट्स, और केवल आपको शारीरिक हरकतों से, ठीक है, बॉडी मूवमेंट से आपको बोलना है, मुंह का प्रयोग नहीं करना है। व्हाट इज दिस नोन एज, ये तरीका क्या कहलाता है, तो ये साफ साफ समझ में आ रहा है, ये क्या कहलाएगा आपका, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स कहलाएगा। क्यों, क्योंकि आप मुंह से बोल रहे हैं और ऐसी चीजें कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बच्चों तुम इस पे क्या करो, रिस्पॉन्ड करो, तो क्या करेगा बच्चा, मुंह से जब नहीं बोलेगा, जब बॉडीली रिस्पॉन्ड करेगा तो क्या कहलाएगा, वो आपका टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स कहलाएगा, पूर्णतः शारीरिक रिस्पॉन्स कहलाएगा, याद रखिएगा ये। ठीक है, तो 15 का डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 में अपन आते हैं। ठीक है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग मेथड इन इंग्लिश लेज स्ट्रेस ऑन गिविंग अपॉर्चुनिटीज टू लर्नर्स टू पार्टिसिपेट इन अ पर्पसफुल टॉक इन द क्लासरूम एज इट प्रमोट्स ए लर्नर्स टू एनकाउंटर विथ रियल लाइफ सिचुएशंस, their written expression in the classroom, learners to minimize spelling and grammatical errors, and use of mother tongue freely in the classroom। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा 16 का। अगर हम हिंदी की बात करें इसकी, तो इंग्लिश में संवादात्मक मतलब कम्युनिकेटिव, ठीक है, संवादात्मक क्या हुआ, कम्युनिकेटिव भाषा शिक्षण पद्धति कक्षा में शिक्षार्थी जो भी है, विद्यार्थी शिक्षार्थियों को सार्थक बातचीत में भाग लेने का अवसर प्रदान करने पर जोर देता है, क्योंकि यह बढ़ावा देता है किस चीज को, बताइए किस चीज को बढ़ावा देता है, बताइए, ये बढ़ावा देता है देयर रिटर्न अच्छा, ये किस चीज को बढ़ावा देता है, लर्नर्स टू एनकाउंटर विद रियल लाइफ सिचुएशंस। ठीक है, ताकि जो शिक्षार्थी हैं वो क्या कर सके, रियल लाइफ सिचुएशन से एनकाउंटर कर सके, याद रखिएगा इस चीज को ये बढ़ावा देता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। अ टीचर डिवाइड्स द क्लास इनटू ग्रुप्स ऑफ 5 एंड आस्क देम टू डिस्कस व्हाट दे वुड डू इफ दे वर कॉट इन वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस। एक जो शिक्षक है वो अपने कक्षा के बच्चों को 5 समूहों में बांटता है और उनको क्या करता है, एंड आस्क देम टू डिस्कस व्हाट दे वुड डू, और उनको कहता है कि आपस में बातचीत करो, डिस्कस करो कि आप क्या करोगे, मिल करके तुम लोग क्या करोगे अगर इनमें से कुछ परिस्थितियों में फंस गए तो। यहाँ पर कुछ परिस्थिति दी गई है। देयर फ्रेंड फॉल्स डाउन इन द प्ले फील्ड एंड इट इज हर्ट। कह रहे कि जो भी 5 ग्रुप हैं, ये सोचो कि आप ग्रुप का जो आपका एक दोस्त है वो जो खेलने वाला जो खेल के मैदान है उसमें वो गिर जाता है और उसको चोट लग जाती है, तो आप क्या करेंगे। दे आर ट्रैप्ड इन अ बिल्डिंग ऑन फायर, वो एक आग जल रही बिल्डिंग में, मतलब आग से झुलस रही बिल्डिंग में अगर वो फंस जाए तो आप क्या करोगे। दे आर स्टक अप इन अ ट्रैफिक, अगर वो एक ट्रैफिक में एक बहुत भीड़, गाड़ी घोड़ों के बहुत ज़्यादा भीड़ में वो फंस जाए तो क्या करोगे।
दिस एक्टिविटी इज बेस्ड ऑन, ये एक्टिविटी किस पर आधारित है, दिस एक्टिविटी इज बेस्ड ऑन, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, अब बताओ ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी, देखो यहाँ पर क्या किया गया है, 3 उनको परिस्थितियां दी गई हैं। बताओ ऑडियो लिंगुअल अप्रोच, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग CLT अप्रोच, स्ट्रक्चरल अप्रोच, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। बताइए क्या है। सबसे पहले आप काटिए, ग्रामर ट्रांसलेशन का वहां पे तो कोई मतलब होगा ही नहीं, स्ट्रक्चर पढ़ाने का उस स्थिति में कोई मतलब होगा ही नहीं, ऑडियो लिंगुअल अप्रोच और कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। अब समझिएगा, ये 2 चीजें इसमें हो सकती हैं, ये 2 चीजें इसमें हो सकती हैं, लेकिन ऑडियो लिंगुअल मेथड केवल बात, एक ही व्यक्ति केवल बोले, ठीक है, केवल बोलने से समस्या का समाधान नहीं होगा। तो क्या करना है, एक दूसरे से संवाद करने से, एक दूसरे पर बातचीत करने से क्या होगा, समस्या समाधान होगा। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच क्या कर रहा है, जो शिक्षक है वो क्या कर रहा है, बातचीत कर रहा है, क्योंकि जब वो उसने परिस्थिति दिया तो फिर बच्चे उसको समझाएंगे कि सर मैं तो ऐसा 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 करने वाला हूँ, मैम मैं तो ऐसा 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 करने वाली हूँ, ठीक है, मैं तो ऐसा 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 करने वाला हूँ। तो क्या कर रहा है, वो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच का प्रयोग कर रहा है, क्योंकि फिर बच्चा अपनी जो टारगेट लैंग्वेज है जो उसको दिया गया उसमें वो समझाएगा कि मैं तो ऐसा ऐसा करूंगा, मैं तो पानी ला करके डालूंगा, ठीक है, आई विल ब्रिंग वाटर एंड पुट देयर। कुछ लोग क्या बोलेंगे कि मैं सैंड डालूंगा, रेत डालूंगा, ऐसे करके। तो कुछ लोग अपने में बताएंगे। तो क्या हुआ भैया, ये कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच हुआ, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। स्ट्रक्चर अप्रोच गिव्स मोर इंपॉर्टेंस टू, ठीक है, स्ट्रक्चर संरचनात्मक दृष्टिकोण गिव्स देता है मोर इंपॉर्टेंस, ज्यादा महत्व किसको, स्पीच एंड रीडिंग, ठीक है, मतलब पढ़ने और लिखने को, ठीक है, अच्छा सॉरी स्पीच, बोलने और पढ़ने को, स्पीच ओनली केवल बोलने को, रीडिंग केवल पढ़ने को, रीडिंग एंड राइटिंग बोलने मतलब पढ़ने और लिखने को। तो याद रखिएगा, स्ट्रक्चरल अप्रोच की बात हो रही है, वहां पर तो पढ़ना भी आएगा और लिखना भी आएगा। स्ट्रक्चर को लिखते भी है और उसको पढ़ते हुए क्या हो जाएगा, इस पर ज्यादा जोर देता है, इस पर ज्यादा महत्व डालता है। बाकी सब पर भी है पर इस पर ज्यादा है, रीडिंग एंड राइटिंग पर। आगे बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। द टीचर ऑब्जर्व्ड that Praveen could not write a paragraph on her own even after brainstorming the topic. However, she was, अच्छा प्रवीण एक लड़की का नाम है यहाँ पर, प्रवीण इज अ गर्ल, प्रवीण इज अ गर्ल, प्रवीण एक लड़की का नाम है, यहाँ पे लड़के का नाम नहीं है। She was able to write it under adult और peer guidance. This guidance is called, ये गाइडेंस क्या कहलाएगा, ठीक है, बताइए जरा। टीम टीचिंग, स्कैफोल्डिंग, काउंसलिंग, सोशलाइजेशन। आप सबको तो मीनिंग तो पता ही है इसका, 4 ऑप्शन का। तो बताइए जरा, मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं, मैं आपको क्वेश्चन का हिंदी समझाने का प्रयास करता हूं। से एक टीचर है, वो देखता है, ठीक है, जो टीचर है वो देखता है कि जो प्रवीण नाम का जो बच्चा है क्लास में, ठीक है, वो किसी विषय के बारे में उसको समझाने पर भी, उस बच्चे को, उस प्रवीण को उस टीचर ने किसी विषय के बारे में समझा दिया है, उससे विचार विमर्श कर लिया है, ठीक है, उसके बाद भी वो बच्चा खुद से नहीं लिख पा रहा है एक पैराग्राफ को, जो कि उसके बारे में लिखना है, एक विषय के बारे में। जो शिक्षक है वो बच्चे को समझा चुका है कि बेटा इस पे ऐसी ऐसी चीज़ों को लिखना है, ऐसे ऐसे लिख के उसने दिखा दिया शिक्षक ने, मतलब उसको क्या कर दिया, उसने हिंट दे दिया, उसको ब्रेनस्टॉर्मिंग कर दिया, ठीक है, उसको समझा दिया, उसको विचार उत्पन्न करवा दिया उसने, और बोला कि बेटा इसको ऐसे लिखना है। लेकिन फिर भी जब वो टीचर हटा तो वो बच्चा उस चीज़ को नहीं लिख पा रहा है खुद से, ऐसा कहा जा रहा है। फिर जो बच्चा खुद से नहीं लिख पा रहा है, हालांकि वह किसी भी वयस्क या सहपाठी के मार्गदर्शन में पैराग्राफ को आराम से लिख पाएगा, ठीक है, वो किसी भी सहपाठी या किसी जो बड़ा है उससे, उसके मार्गदर्शन में वो आराम से लिख पाएगा, लेकिन उसको मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ी रही है। तो ये जो मार्गदर्शन की आवश्यकता उसको पड़ रही है क्या कहलाता है, ये जो मार्गदर्शन की आवश्यकता जो उसको पड़ रही है क्या, मतलब जो शिक्षक है जब वो बच्चे को पहले समझा दिया कि बेटा देखो ऐसा 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 लिखना है, और उसके सामने वो बच्चा लिख रहा था, जब वो शिक्षक वहाँ पे था तो वो बताता जा रहा था, वो लिखता जा रहा था, लेकिन जैसे ही शिक्षक हटा और उसको स्वतंत्र छोड़ा कि बेटा खुद से लिखो, तो वो बच्चा रुक गया, कुछ नहीं लिख पाया। लेकिन वो किसी भी सहपाठी, जब उसके पास कोई सहपाठी जा रहा है, उससे बातचीत कर रहा है, वो समझा रहा है, वो साथ में लिख पा रहा है, और जो कोई बड़ा भी अगर उसके साथ जा रहा है, कोई एडल्ट भी, तो उसके साथ भी वो लिख पा रहा है उस चीज को। तो बताइए ये जो गाइडेंस है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है स्कैफोल्डिंग। क्या कहलाता है, ये स्कैफोल्डिंग कहलाता है, ध्यान रखिएगा। क्या कहलाता है वो, स्कैफोल्डिंग मतलब सहारा देना, क्या करना, सहारा देना कहलाता है। क्या क्या कर रहे हैं, स्कैफोल्ड कर रहे हैं, मतलब बताया था ना वो एक छोटा सा स्टील का पिलर जो कि सहारा दे पूरे बिल्डिंग को, वैसे ही क्या कहलाता है ये चीज, स्कैफोल्डिंग कहलाएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। अ टीचर वांट्स टू क्रिएट अ लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट इन हर क्लास, शी शुड, एक जो शिक्षक है वो अपने क्लास को लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट मतलब भाषा से भरपूर वातावरण वाले क्लास में बदलना चाहती है, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए। शी शुड एस्टैब्लिश अ लैंग्वेज लैब इन हर क्लास,
अपने कक्षा में वो लैंग्वेज लैब स्थापित कर ले। मोटिवेट पेरेंट्स टू बाय लैंग्वेज गेम्स एंड एक्टिविटीज़, वो अभिभावकों को मोटिवेट करे, प्रेरित करे कि जो भाषा से संबंधित जो खेल हैं उसको और जो गतिविधि हैं उसको वो खरीदें। सी प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी वेयर द लैंग्वेज इज सीन, नोटिस्ड एंड यूज्ड बाय चिल्ड्रन, वो एक ऐसे अवसर प्रदान करे जहाँ पे जो भाषा है बच्चे उसको देख पाएँ, समझ पाएँ, नोटिस कर पाएँ और खुद से प्रयोग भी कर पाएँ। और डी आस्क स्टूडेंट्स टू यूज ओनली इंग्लिश वाइल कम्युनिकेटिंग इन द क्लास विथ पीयर्स, आपस में जो सहपाठी है उनसे बात करते समय वो केवल अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करे, ऐसा शिक्षक बोले। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, शिक्षकों को एक प्रोवाइड करना चाहिए अवसर, क्या करना चाहिए, एक अवसर प्रोवाइड करना चाहिए, अपॉर्चुनिटी, जहां पर जो बच्चा है वो भाषा को देख पाए, नोटिस कर पाए, समझ पाए और उसका प्रयोग कर पाए। तो ऐसे क्या हो सकता है, इंग्लिश रिच एनवायरमेंट बन सकता है उसके क्लास में किसी भी शिक्षक के, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं अपन। द स्ट्रक्चरल अप्रोच एडवोकेट्स, जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है मतलब संरचनात्मक दृष्टिकोण है, एडवोकेट्स वो किसको सपोर्ट करता है, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। तो रिजॉर्टिंग टू फ्लुएंसी, सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन ऑफ मटेरियल्स, असेसिंग लर्नर्स परफॉर्मेंस यूजिंग मदर टंग, मातृभाषा का प्रयोग, ऐसा इसमें बोला जा रहा है। तो कहने का तात्पर्य जो संरचनात्मक जो दृष्टिकोण है वो किस चीज़ का सपोर्ट करता है, मतलब समर्थन करता है, फ्लुएंसी से बोलने का, ठीक है, फ्लुएंसी से बोलने का समर्थन करता है ये, और किसी सामग्री के चयन का जो और उसके वर्गीकरण का ये सपोर्ट करता है, मातृभाषा का उपयोग करके शिक्षार्थी के प्रदर्शन का आकलन करने का ये प्रयोग करता है, या मातृभाषा का प्रयोग करने का ये प्रयोग करता है, आप बताइए किसका ये प्रयोग करता है। तो याद रखिएगा ये जो है ये सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन ऑफ मटेरियल्स, ठीक है, जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है वो सेलेक्ट करने में, ठीक है, और वर्गीकृत करने में, किसको, मटेरियल्स को, उसमें क्या करता है ये उसका समर्थन करता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 22 में आते हैं। ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्री रिक्विजिट फॉर लैंग्वेज लर्निंग, वेदर फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व आवश्यक है, प्री रिक्विजिट पूर्व आवश्यक है किसी भी भाषा को, चाहे वो पहली हो या दूसरी भाषा हो, उसको सीखने में, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व आदेशित या पूर्व आवश्यक है किसी भी पहली या दूसरी भाषा को सीखने के लिए। अ स्ट्रक्चरल सिचुएशनल अप्रोच, स्किल्स बेस्ड इंस्ट्रक्शन, अ मल्टीलिंगुअल अप्रोच एंड इनपुट रिच कम्युनिकेशनल एनवायरनमेंट, बताइए इनमें से कौन सा है, ए बी सी और डी, 22 का ए बी सी और डी, आप बताइए इसमें से कौन सा होगा। इसमें हो जाएगा क्या आपका डी, एन इनपुट रिच कम्युनिकेशनल एनवायरनमेंट, ठीक है। इनपुट समझते हैं ना, जैसे मैंने बोला पानी तो मैंने ऐसे इशारा किया पानी, मैंने बोला पैसा तो मैंने इशारा किया क्या, पैसा, ये क्या है, इनपुट है। तो इनपुट रिच कम्युनिकेशनल एनवायरनमेंट, ठीक है, इनपुट के से भरा हुआ संचारात्मक एनवायरनमेंट, वातावरण, याद रखिएगा इसमें आ जाएगा, ये जरूरी है। आगे, अ हिंदी स्पीकिंग टीचर गेट्स posted in a primary school which is situated in a remote area of Rajasthan. Since she does not know the local language, she faces lots of problem. She should, एक जो शिक्षक है हिंदी स्पीकिंग टीचर, वो हिंदी बोलता है, एक हिंदी भाषी शिक्षक जिसको क्या, जिसकी पोस्टिंग हो जाती है कहाँ पे, प्राइमरी स्कूल में, इसमें प्राथमिक शाला में, विच इज सिचुएटेड इन अ रिमोट एरिया, जो कि बहुत दूर दराज के क्षेत्र में है राजस्थान के। सिंस सी डज नॉट नो द लोकल लैंग्वेज, और जो शिक्षक है उसको वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है वो बिल्कुल भी नहीं आता है। सी फेसेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, और उसको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो उस शिक्षक को क्या करना चाहिए, ट्राई टू गेट अ पोस्टिंग टू हिंदी स्पीकिंग एरिया, उसको प्रयास करना चाहिए कि वो हिंदी स्पीकिंग एरिया में पोस्ट ले ले, नहीं भागना तो है ही नहीं, याद रखिएगा। फोकस ऑन द टेक्स्ट बुक एज अ सोर्स ऑफ स्टैंडर्ड हिंदी, जो बच्चों जो टीचर है उसको फोकस करना चाहिए किस पे, टेक्स्ट बुक पे, जो पाठ्य पुस्तक है उस पे, एज अ सोर्स ऑफ स्टैंडर्ड हिंदी, ठीक है, सोर्स के रूप में किसी मानक हिंदी के सोर्स के रूप में। सोर्स मतलब क्या हुआ, समझते हैं ना, कई बार सोर्स वर्ड आ चुका है। यूज द चाइल्ड्स लैंग्वेज एज अ रिसोर्स वाइल टीचिंग, बच्चे की भाषा को रिसोर्स की तरह प्रयोग करना, कैसे करना, रिसोर्स की तरह प्रयोग करना शिक्षण करते समय, पढ़ाते समय।
एनकरेज द कम्युनिटी टू लर्न स्टैंडर्ड हिंदी, पूरे कम्युनिटी को, उनके पूरे कम्युनिटी को एनकरेज करना, मतलब प्रेरित करना कि वो स्टैंडर्ड हिंदी, मानक हिंदी सीखे। तो एक्चुअल में कुछ नहीं करना है, शिक्षक को यूज करना है। कैसे करना है? शिक्षक को यूज करना है रिसोर्स के रूप में। किसके रूप में? रिसोर्स के रूप में। किसके? बच्चे के मातृभाषा को, चाइल्ड्स लैंग्वेज को याद रखिएगा। इससे वो वहां पर आराम से पढ़ा सकती है या पढ़ा सकता है, चाहे वो नॉन हिंदी भाषी क्षेत्र ही क्यों ना हो, अगर वो बच्चे के भाषा का प्रयोग करे रिसोर्स के रूप में, याद रखिएगा तब। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 23 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 24 में आते हैं। हियर इज अ लिस्ट ऑफ टास्क कॉमनली इंक्लूडेड इन अ लैंग्वेज क्लासरूम, विच ऑफ दीज सीज चिल्ड्रन एज एक्टिव लर्नर्स। हियर इज अ लिस्ट ऑफ टास्क कॉमनली इंक्लूडेड इन अ लैंग्वेज क्लासरूम। यहाँ पर एक सारणी है टास्क का, जो टास्क करना है, जो सामान्य तौर पे जो भी भाषा के कक्षा में जो भी टास्क किया जाता है उनका जो लिस्ट है यहाँ पे सारणी है, ये है हमारे पास। विच ऑफ दीज सीज चिल्ड्रन एज एक्टिव लर्नर, और इनमें से कौन सा जो बच्चा है उसको एक एक्टिव लर्नर की तरह देखता है, सक्रिय शिक्षार्थी के तौर पे देखता है। चिल्ड्रन वर्क इन ग्रुप्स टू जनरेट इंटरप्रिटेशन ऑफ अ पोयम। चिल्ड्रन केयरफुली मेमोराइजेज correct answer to question on a poem. Children write answer to question given at the end of a poem. Children carefully note down answers from the blackboard. ऐसा बोला जा रहा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए बोला जा रहा है जो बच्चे हैं, बच्चे समूहों में मिलकर एक कविता की व्याख्या करते हैं। बच्चे कविता पर आधारित प्रश्न, दूसरा है बच्चे कविता पर आधारित प्रश्नों के सही उत्तरों को ध्यानपूर्वक याद करते हैं। बच्चे कविता के अंत में दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। बच्चे ब्लैक बोर्ड से उत्तर ध्यानपूर्वक लिखते हैं। मतलब यहाँ पर भाषा कक्षा में आमतौर पर शामिल किए जाने वाले कार्यों की एक सूची दी गई है, ठीक है। और इनमें से कौन सा कार्य बच्चों को सक्रिय शिक्षार्थी के रूप में दिखाता है? तो इनमें से बताइए कौन सा कार्य बच्चों को सक्रिय शिक्षार्थी के रूप में दिखाता है? 24 का क्या हो जाएगा आंसर? 24 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बच्चे समूहों में मिलकर कविता की व्याख्या करते हैं। बच्चे क्या करते हैं? समूह में मिलकर कविता की व्याख्या करते हैं, और यही चीज बच्चे को सक्रिय शिक्षार्थी के रूप में दिखाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। चिल्ड्रंस ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट फॉर्म्स एन इंपॉर्टेंट फाउंडेशन फॉर लर्निंग लिटरेसी। Which of the following classroom practices enables oral language development? Children's oral language development forms. अब देखिए इसको क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन नंबर 25 में, जरा ध्यान समझिएगा। बच्चों के मौखिक भाषा विकास से साक्षरता सीखने की एक महत्वपूर्ण नींव बनती है, ठीक है। बच्चों के मौखिक भाषा के विकास से जो साक्षरता है उसको सीखने की एक महत्वपूर्ण नींव बनती है। और निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा जो है इस मौखिक भाषा के विकास को बढ़ावा देती है? निम्नलिखित में से कौन सी जो ये पद्धति है, जो कि कक्षा में की जाने वाली जो पद्धति है, जो इस मौखिक भाषा के विकास को बढ़ावा देती है? मतलब कुछ नहीं, कहा जा रहा है कि मौखिक भाषा के विकास से बच्चे की साक्षरता का विकास होता है, और निम्न में से कौन सी जो पद्धति है जो कक्षा में की जाए जिससे बच्चों के किसका विकास हो? लिटरेसी का, साक्षरता का विकास। ऑप्शन नंबर ए, मेमोराइजिंग एंड रिसाइटिंग पोयम इंडिविजुअली और इन अ कोरस रीडिंग ऑफ अ स्टोरी इन द टेक्स्ट बुक along with the teacher, practicing the correct pronunciation of words in a chorus, practicing in a role plays on favorite stories, ऐसा बोला जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में हमारा जो बोल रहा है, क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि कविता को याद करना और व्यक्तिगत रूप से या समूह में सुनना। बी वाले में बोल रहा है शिक्षक के साथ पाठ्य पुस्तक की कहानी को साथ में पढ़ना, मतलब एक साथ पढ़ना, समूह बना करके पढ़ना। और तीसरा सी में बोल रहा है समूह में शब्दों के सही उच्चारण का अभ्यास करना, मतलब ग्रुप में शब्दों के सही उच्चारण का अभ्यास करना, ठीक है। और बोल रहा है पसंदीदा कहानी पर आधारित जो भी रोल प्ले है उसका निर्वाह करना, पसंदीदा कहानी पर आधारित जो रोल है उसका निर्वहन करना, ऐसे इसमें बोला जा रहा है। तो बताइए इसमें क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 25 में क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 25 का मेरे हिसाब से तो आंसर डी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आंसर डी होना चाहिए, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। बिफोर द स्टूडेंट स्टार्ट्स रीडिंग अ स्टोरी टाइटल्ड ब्रेव बिट्टो, एक स्टोरी है ब्रेव बिट्टो नाम का, उसको पढ़ने से पहले जो बच्चा है, द टीचर इनिशिएट्स अ डिस्कशन विद देम
ऑन ब्रेवरी व्हाट इज द टीचर ट्राइंग टू अचीव थ्रू दिस एक्टिविटी। मतलब एक जो कहानी है ब्रेव बिट्टो, इसको पढ़ने से पहले जो शिक्षक है वो बच्चों से डिस्कस करता है, बातचीत करता है किसके बारे में, ब्रेवरी के बारे में, साहसिकता के बारे में बातचीत करता है। और इस कहानी में हो सकता है कि उसके बारे में बताया गया हो साहसिकता के बारे में। तो उस कहानी को शुरू करने से पहले ही साहसिकता के बारे में बात करेंगे, साहसिकता क्या होता है, मतलब साहसी होना क्या होता है। तो ये जो एक्टिविटी है वो क्या कहलाता है, टीचर ट्राइंग टू अचीव थ्रू दिस एक्टिविटी। जो शिक्षक है वो इस गतिविधि के जरिए क्या अचीव करने के प्रयास कर रहा है, क्या पाने का प्रयास कर रहा है। एक्टिवेट द प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चे के जो प्रीवियस नॉलेज है उसको एक्टिवेट करने का प्रयास कर रहा है। एक्टिवेट द इंटेलेक्चुअल स्टांस ऑफ स्टूडेंट, बच्चे के इंटेलेक्चुअल स्टांस को, मतलब इंटेलेक्चुअल मतलब क्या होता है, पारस्परिक एक प्रकार से, स्टांस को एक्टिवेट करने का प्रयास कर रहा है। एक्टिवेट एंथुसियाज्म इन अ स्टूडेंट, बच्चे के एंथुसियाज्म को, समझते हैं ना, सकारात्मकता को, सक्रियता को, सक्रियता को, एंथुसियाज्म क्या होता है, सक्रिय बहुत ज्यादा, ठीक है, सक्रियता को एक्टिवेट करने का प्रयास कर रहा है। एक्टिवेट द डिफरेंट स्टांस इन स्टूडेंट्स, जो डिफरेंट स्टांस है बच्चे में उसको एक्टिवेट करने का प्रयास कर रहा है। बताइए किसका प्रयास कर रहा है, 26 में। तो याद रखना ये 26 में एक्टिवेट द प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स, जो बच्चे की जो प्रीवियस नॉलेज है उसको वो सक्रिय करने का प्रयास कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अपन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द टीचर्स रोल इज शिफ्टिंग फ्रॉम सेज ऑन द स्टेज टू गाइड ऑन द साइड, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन हेल्प्स दिस प्रोसेस व्हेन। ए है अपने पास सिस्टम स्टोर मोर डाटा एंड एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, एडमिनिस्टर टेस्ट इंडिविजुअली टू स्टूडेंट्स। याद रखिएगा क्वेश्चन थोड़े से हायर लेवल के हैं, हायर साइड याद रखिएगा जो क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स एक्टिवली सर्च फॉर एन एक्सप्लोर आंसर इंस्टेड ऑफ रिसीविंग स्टैंडर्ड इनपुट्स, इजी रिट्रीवल ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ स्टोर्ड डाटा इज यूज्ड टू फैसिलिटेट preparation of notes, assessment of students online input is done quickly without supervision at any time। मैं आपको इसका हिंदी बताने का प्रयास करता हूं, आप समझिएगा। जो शिक्षक है, जो उसकी जो शिक्षक की जो भूमिका है, ठीक है, जो शिक्षक की भूमिका है सेज ऑन द स्टेज, ठीक है, मंच पर ज्ञानी के तौर पर है, ठीक है, ज्ञानी के तौर पर है ना। जो शिक्षक है उसकी जो भूमिका है मंच पर ज्ञानी के तौर पर से बदलकर, मंच पर एक ज्ञानी से बदलकर सहयोगी की हो रही है। जो अब शिक्षक की जो वास्तव में जो अभी जो भूमिका है वो मंच पर खड़े एक ज्ञानी से बदल रही है एक सहयोगी की ओर, ठीक है। और प्रौद्योगिकी का एक एकीकरण इस प्रक्रिया में सहायक होता है। और जो प्रौद्योगिकी, जो साइंस प्रौद्योगिकी होती है ना, विज्ञानिक प्रौद्योगिकी, उसका एकीकरण, जो प्रौद्योगिकी का एकीकरण इस प्रक्रिया में सहायक होता है, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला जा रहा है कि जो सिस्टमैटिक, जो सिस्टम है, जो तंत्र है, वो अधिक डाटा संग्रहित करते हैं और छात्रों को व्यक्तिगत रूप से परीक्षण देते हैं। बी में है छात्र मानक इनपुट प्राप्त करते हैं बजाय सक्रिय रूप से उत्तर की खोज और अन्वेषण करते हैं। सी है संग्रहित डेटा की बड़ी मात्रा को आसानी से फिर से प्राप्त करना नोट्स तैयार करने की सुविधा को प्रदान करता है। फिर अगला है छात्रों द्वारा ऑनलाइन दी गई जानकारी का मूल्यांकन बिना किसी पर्यवेक्षण के किसी भी समय शीघ्रता से किया जाता है। तो बताइए जरा इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए 27 का आंसर क्या हो जाएगा। मेरे हिसाब से 27 का आंसर बी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। आप और देखिएगा, इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग एंड टीचिंग इज ऑल्सो नोन एज द बर्लिज मेथड, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग एंड टीचिंग, निम्न में से कौन सा भाषा शिक्षण और अधिगम करने वाला जो विधि है उसको बर्लिज विधि के नाम से जान, निम्न में से कौन सा भाषा शिक्षण और अधिगम की जो विधि है जिसका अन्य नाम बर्लिज मेथड है। तो ये हमारे पास डायरेक्ट मेथड, क्या है, डायरेक्ट मेथड है, जिसको अपन बर्लिज मेथड भी बोलते हैं। 28 का क्या हो जाएगा, तो 28 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिए क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 29 देखते हैं। विच ऑफ दीज इज द गोल ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच, इनमें से कौन सा
संचारात्मक दृष्टिकोण का गोल है, लक्ष्य है, ठीक है। एप्रोप्रिएटनेस, एक्सेप्टेबल लैंग्वेज, फ्लुएंसी, ऑल ऑफ द अबव। समझना, ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया गया है, एप्रोप्रिएटनेस। क्या दिया गया है, एप्रोप्रिएटनेस। एप्रोप्रिएटनेस का मतलब आप सबको पता ही होगा मेरे ख्याल से, ठीक है, किसी का एप्रोप्रिएट होना मतलब उपयुक्त होना, क्या होना, उपयुक्त होना, ठीक है। और एक्सेप्टेबल लैंग्वेज मतलब किसी भाषा की स्वीकार्यता, फ्लुएंसी मतलब प्रवाह, और तीसरा ऑप्शन नंबर डी क्या है, उपयुक्त सभी, उपरोक्त सभी। अब आप बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। इनमें से कौन सा संवादात्मक, संचारात्मक या संवादात्मक दृष्टिकोण का लक्ष्य है। अब बताइए इनमें से कौन सा संवादात्मक दृष्टिकोण का लक्ष्य है 29 का। मेरे हिसाब से तो डी हो जाना चाहिए, ये तीनों ही इसके लक्ष्य हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 30 में आते हैं। द सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड वॉज एडॉप्टेड बाय, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड को अडॉप्ट किया गया, ठीक है, किसके द्वारा, डॉक्टर वेस्ट के द्वारा, H.E. पामर के द्वारा, प्रोफेसर D.J. डॉटसन के द्वारा और रॉबर्ट मैंगर के द्वारा। मेरे हिसाब से तो इसका ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए 30 का, H.E. पामर के द्वारा। किस द्वारा, H.E. पामर के द्वारा किया गया, ठीक है, बी हो जाएगा आंसर। सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड मतलब किसी चीज के बदले किसी चीज का प्रयोग करके सारणी बना करके यूज करना सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड कहलाता है। विच इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, ठीक है। अगर समझ में ना आया हो तो मैं फिर समझाता हूं। सब्स्टिट्यूशन टेबल का मतलब यह है कि कठिन शब्दों के बदले सरल शब्दों का प्रयोग करना। क्या करना, कठिन शब्दों के बदले सरल शब्दों का प्रयोग करके उस चीज को जानना सब्स्टिट्यूशन वर्ड कहलाता है। मतलब किसी शब्द को सरल शब्द के बदल करके प्रयोग करना, मतलब कोई कठिन वर्ड नहीं बोला जा रहा है तो उसके बदले उस सेम अर्थ वाला सरल शब्द का आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। कुछ ने दिया तो H.E. पामर, किसने, H.E. पामर ने। विच इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, निम्न में से कौन सा बुनियादी कैरेक्टरिस्टिक है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग की, ठीक है। संवादात्मक या संचारात्मक भाषा शिक्षण का। एंड एम्फेसिस ऑन लर्निंग टू कम्युनिकेट, ठीक है, कि बच्चों को बात करना सीखने पर जोर डालना। देयर इज अ लॉट ऑफ फोकस ऑन ग्रामर, इसमें बहुत ज़्यादा जोर डाला गया है ग्रामर के ऊपर। लैंग्वेज एक्टिवेशन इज लिमिटेड टू क्लासरूम एक्टिविटी, जो भाषा की जो गतिविधियां हैं वो लिमिटेड है किसमें, क्लास के गतिविधियों में। लर्नर्स ओन पर्सनल एक्सपीरियंस आर नॉट गिवन इंपॉर्टेंस इन द लर्निंग प्रोसेस, जो शिक्षार्थी है उसका अपना खुद का जो अनुभव है उसको कोई महत्व नहीं दिया जाता है इसको सीखने में। तो बताइए क्या है, पहली बात तो ये तो मेरे हिसाब से एकदम गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्चे के पुराने अनुभव से ही उसको सही भाषा सिखाया जा सकता है, अच्छे से भाषा उसको सिखाया जाता है। तो 31 का आंसर क्या होना चाहिए, मेरे हिसाब से 31 का आंसर ए होना चाहिए। एन एम्फेसिस ऑन लर्निंग टू कम्युनिकेट, इसमें जोर डाला गया ताकि आप कम्युनिकेट करने पर, क्योंकि बात ही वही है ना, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग स्किल है ना, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। What are 3 components of PPP, ठीक है। PPP का बेसिक तौर पे फुल फॉर्म पूछेगा, इसमें जो 3 कंपोनेंट हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट, प्रैक्टिस एंड प्रोड्यूस, बढ़ा चुका हूं मैं आपको, ठीक है। प्रेजेंट, प्रैक्टिस एंड प्रोड्यूस, ये हो जाएगा प्रेजेंट, प्रैक्टिस एंड प्रोड्यूस। आगे बढ़ते हैं अपन 33 में आते हैं। अ टीचर ऑफ क्लास 7th डिस्कस डिटर्मिनर्स इन हर क्लासरूम, कक्षा 7वीं का शिक्षक अपने कक्षा में डिटर्मिनर्स पढ़ा रहा है, ठीक है, डिस्कस किया डिटर्मिनर के बारे में। थ्रू अ शॉर्ट टेक्स्ट इन विच डिटर्मिनर्स ऑकर मैनी टाइम्स एंड लर्नर्स वर मेड टू नोटिस देम इन यूज। दिस वाज फॉलोड बाय लर्नर्स यूजिंग द सेम इन देयर ओन लैंग्वेज फॉर पर्टिकुलर पर्पसेस। टीचर देन brought to the notice of the learners the uses of determiners in context. What strategy did the teacher employ in her classroom? Task based language teaching, communicative language teaching, structured language teaching, consciousness raising। बताइए शिक्षक किसका प्रयोग कर रहा है, ये पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 33 में। देखिए पहली बात तो आप हिंदी समझिए, कक्षा 7वीं की बात हो रही है, किस बात हो रही है, कक्षा 7वीं की बात हो रही है। तो कक्षा 7वीं के एक टीचर ने अपनी कक्षा में एक छोटे से पाठ के माध्यम से क्या पढ़ा है, डिटर्मिनर पर चर्चा किया। किस पर, डिटर्मिनर्स पर चर्चा किया, जिसमें डिटर्मिनर्स कई बार आए हुए थे, जिसमें उस चैप्टर में डिटर्मिनर्स कई बार आए हुए थे, ठीक है। और फिर वो जो विद्यार्थी हैं उनको जो डिटर्मिनर्स है उनके प्रयोग पर ध्यान देने के लिए कहता है। तो शिक्षक है वो उन विद्यार्थियों को, देखिए डिटर्मिनर समझा रहा है
एक चैप्टर पढ़ा रहा है, छोटा सा पोयम, उसमें वो कई बार आए हुए हैं और बोला कि देखो बेटा ये डिटर्मिनर्स है, इन पर ध्यान दो। इसके बाद जो विद्यार्थी हैं वो उस पर ध्यान देते हैं और उसके लिए अपनी भाषा में उनका प्रयोग करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। फिर जो टीचर है उसने क्या किया, विद्यार्थियों को कॉन्टेक्स्ट में संदर्भ के माध्यम से डिटर्मिनर्स के उपयोग को बताया कि बेटा ऐसे संदर्भजनक तौर पे आप डिटर्मिनर का प्रयोग कर सकते हैं। और फिर शिक्षक ने अपनी कक्षा में कौन सी रणनीति अपनाई, आपको ये बताना है। मतलब एक जो पूरा जो टेक्स्ट है छोटा सा, उसको जब टीचर पढ़ा रहा था उसमें कई बार डिटर्मिनर्स आए। शिक्षक ने बताया बेटा डिटर्मिनर्स ऐसा ऐसा ये चीज़ होता है डिटर्मिनर्स, और उनको अवगत कराया कि वो क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे उनका यूज़ है, और फिर उनको बताया कि अलग अलग संदर्भों में इनका प्रयोग कैसे कैसे होता है। तो शिक्षक अपने क्लास में कौन सी रणनीति का प्रयोग कर रहा है, टास्क बेस्ड लैंग्वेज, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, स्ट्रक्चर्ड टीचिंग और कॉन्शियसनेस रेजिंग। आराम से कोई भी देख के बता सकता है कि 33 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि बच्चों को क्या कर रहा है, वो कॉन्शियसनेस रेजिंग कर रहा है, मतलब चेतन प्रक्रिया से क्या कर रहा है, उसको बच्चों को जागरूक कर रहा है, ठीक है, चेतना बढ़ा रहा है बच्चों को। वो आगे बढ़ते हैं, 34 में आते हैं। अ टीचर वांटेड हर स्टूडेंट्स टू लर्न वोकैबुलरी इफेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग वेज शुड शी अडॉप्ट टू टीच वोकैबुलरी इन हर क्लासरूम। एक जो शिक्षक है वो चाहती है अपने शिक्षार्थियों को बहुत अच्छे से, बहुत प्रभावी तौर पे वोकैबुलरी शब्दावलियां सिखाना। Which of the following ways should she adopt to teach vocabulary in her classroom? तो इनमें से कौन से मेथड को उस टीचर को अडॉप्ट करना चाहिए, अपनाना चाहिए बच्चों को प्रभावी ढंग से वोकैबुलरी सिखाने के लिए। Ask them to find the meanings of the words in the dictionary। उनको कहे कि बेटा डिक्शनरी में इसका मीनिंग खोजो। Ask them to group the words into meaningful categories and use them in real situations। वो कहे कि बेटा इन वर्ड्स को ग्रुप बना लो अच्छे से, जो कि एक प्रकार के वर्ड है, और उनको जीवन के मीनिंगफुल अर्थपूर्ण परिस्थितियों में प्रयोग कीजिए। सी राइट ऑल द न्यू वर्ड्स ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड राइट देयर मीनिंग्स इन द लैंग्वेज ऑफ टीचिंग। अब यहाँ पर बोलेगा कि जो जितने भी वर्ड्स हैं उन सबको क्या करो, ब्लैक बोर्ड पर लिखो और आकर के उसका हिंदी मीनिंग लिखो। आस्क हर लर्नर्स to underline the difficult words in a lesson and find their meanings in their language। कि वो कहे कि बेटा इस जितने जो ये चैप्टर है उसमें अंडरलाइन कर दो जो कि कठिन वर्ड है, और उनका अपने खुद के जो आपकी भाषा है उसमें उनका अर्थ खोजो। तो एक्चुअल में क्या होना चाहिए, मेरे हिसाब से तो इसमें होना चाहिए कि बच्चों को कहा जाए बेटा वर्ड्स को ग्रुप बना लो और एक कैटेगरी में बना करके अपने वास्तविक जीवन की परिस्थिति में आप क्या करो, अलग अपने जीवन के उद्देश्यों के लिए इसको यूज करो। इसमें बच्चा मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा सीख पाएगा, किसको, वोकैबुलरी को प्रभावी ढंग से सीख पाएगा। बाकी समय तो वोकैबुलरी सीख पाएगा, लेकिन इसमें ज्यादा प्रभावी ढंग से वोकैबुलरी को वो सीख पाएगा, जहां तक मुझे लगता है। तो बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन 35 में आते हैं। हैबिट फॉर्मेशन थ्रू रिपीटिशन इज अ कंपोनेंट ऑफ विच मेथड। हैबिट फॉर्मेशन, आदत बनाना, थ्रू रिपीटेशन, बार बार अनुकरण करके, रिपीट करके, इज अ कंपोनेंट, ये कंपोनेंट है किस विधि का, ये किस विधि में ऐसा कहा गया है कि बार बार रिपीट करके आदत बनाना है। टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग, कंस्ट्रक्टिविज्म, कम्युनिकेटिव अप्रोच, ऑडियो लिंग्विज्म। एकदम इजी है। 35 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 35 का आंसर हो जाएगा आपका डी, ऑडियो लिंग्विज्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। अ टीचर ऑफ क्लास 7 आस्क हर लर्नर्स टू ब्रिंग एट लीस्ट 2 or 3 objects from home and she asked them to exchange the objects among themselves. She now asked them to describe the objects in their hands in at least 10 sentences. What are the objects known as in language teaching learning materials? अब समझिए क्या बोला जा रहा है। शिक्षक बोलते हैं कि अपने घर से कम 2 वस्तुएं लेकर आइए। क्या बोलते हैं कि बच्चों अपने अपने घर से कम 2 वस्तुएं उठा करके लेकर आना, और लाने के बाद आपस में उसको बांट लेना। जो तुम्हारे पास 2 है वो किसी और में बांटना, और जो बाकियों के पास है उनको अपने पास ले लेना। मतलब आपके पास जो 2 है वो किसी और के पास चले जाएं, और बाकी लोगों के जो 2 है वो आपके पास वस्तुएं आ जाएं, ठीक है। और जो वस्तुएं आपके हाथ में आई हैं, कम से कम उन वस्तुओं के बारे में आपको 10-10 वाक्य बोलना है। क्या करना है, उन वस्तुओं के बारे में आपको 10-10 वाक्य बोलना है। व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स नोन एज इन लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। और इसमें जो ये ऑब्जेक्ट्स हैं, जो उद्देश्य है, ये जो उद्देश्य जो शिक्षक जो प्रयोग कर रहा है वो शिक्षण अधिगम में क्या कहलाते हैं, किस मटेरियल्स में। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट्स जो शिक्षक मंगवाया है घर से, जो ऑब्जेक्ट जो शिक्षक जो घर से मंगवाया है वो शिक्षण अधिगम में क्या कहलाते हैं, किस मटेरियल के रूप में जाने जाते हैं। आराम से आप इसको जवाब दे सकते हैं। मैं इसको कई बार बता चुका हूं, आपको पिछले वाले में ही बताया हूं। क्या कहलाता है रियल ऑब्जेक्ट को जब आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में यूज करते हैं तो वो क्या कहलाता है, बताइए। वो कहलाता है रियलिया। क्या कहलाता है, रियलिया। जब रियल ऑब्जेक्ट्स को आप शिक्षण अधिगम प्रोसेस में यूज करते हैं, रियलिया कहलाता है। कुछ नहीं देखना है अपने को। What does CLIL stand for?
आराम से बता दीजिए, मैं आपको पढ़ा चुका हूं। CLIL का फुल फॉर्म ही तो पूछा है ना, क्या होगा CLIL का फुल फॉर्म? बताइए CLIL का फुल फॉर्म क्या होगा? मेरे हिसाब से तो कंटेंट एंड लैंग्वेज इंटीग्रेटेड लर्निंग होगा। कंटेंट एंड लैंग्वेज इंटीग्रेटेड लर्निंग होगा CLIL का फुल फॉर्म। आगे बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 38 में आते हैं। ड्रिलिंग इज टीचिंग लर्निंग टेक्निक और अ स्ट्रेटजी इन, क्या बोला जा रहा है? ड्रिलिंग इज टीचिंग लर्निंग टेक्निक और स्ट्रेटजी इन। ड्रिलिंग का मतलब क्या हुआ? अभ्यास। ड्रिलिंग का मतलब क्या हुआ? अभ्यास हुआ, याद रखिएगा। जो अभ्यास है वो शिक्षण अधिगम, जो अभ्यास है वो शिक्षण अधिगम टेक्निक है या रणनीति है। जो अभ्यास है वो शिक्षण अधिगम की तकनीक या रणनीति है, किसमें? इन कंस्ट्रक्टिविस्ट लैंग्वेज टीचिंग में, स्ट्रक्चरलिज्म में, कम्युनिकेटिव लर्निंग टीचिंग में और लेक्सिकल अप्रोच में। बताइए जरा इसमें किसमें? इसमें ड्रिलिंग बोला जा रहा है, अनुकरण मतलब बार बार अभ्यास करना, बार बार अभ्यास करना शिक्षण अधिगम में या तकनीक या रणनीति कह लो, किसमें है वो, किसमें आता है वो, ये बताइए, ऐसा बोला जा रहा है इसमें। ठीक है, मेरे हिसाब से तो आपका ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, स्ट्रक्चरलिज्म में। ठीक है, किसमें? स्ट्रक्चरलिज्म में आएगा ये। आगे बढ़ते हैं 39 में। अ टीचर आस्क्ड हर learners to discuss in groups of 4, jot down ideas and then develop them in an outline to write a paragraph. Learners then edit the paragraph into a final draft. Which strategy of writing does the teacher follow here? Group work, process approach, product approach, discussion method. अब देखिए क्या बोलने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, एक शिक्षक है, एक जो टीचर है, मेरे ख्याल से मैडम है, वो जो टीचर है वो अपने शिक्षार्थियों को 4-4 के समूह में बांट देती है। ठीक है, क्या करती है? वो 4-4 के समूह में बांट देती है चर्चा करने के लिए, और फिर विचारों को लिखने और फिर उन्हें एक रूपरेखा में विकसित करके एक मतलब अनुच्छेद जैसा बनाने के लिए वो बोलती है। मतलब वो 4-4 पैराग्राफ, मतलब 4-4 के समूह में बांट देते हैं अपने विद्यार्थियों को, और वो उन विचारों को आपस में, ठीक है, जो भी विचार उनमें उत्पन्न हो रहे हैं, जो विचारों बता रही है, ठीक है, उनमें उनको वो फिर अलग से आप ग्रुप में बांट लो, ऐसा बोले, बनाओ उसको अच्छे से। ठीक है, रूपरेखा के तौर पे बांट लो। इसके बाद जो विद्यार्थी है वो जो वो अनुच्छेद कह सकते हैं, जो भी उसने जो लिखा हुआ है, ठीक है, उसको फिर क्या करेगा? वो पब्लिश करेगा। क्या करेगा? फिर उसको पब्लिश करेगा। ठीक है, और फिर जो लास्ट में जो सब्जेक्ट है, जो भी लास्ट में जो उसकी जो रूपरेखा है, जो भी जो उसका मसौदा है, ठीक है, उसको तैयार करते हैं। फिर इसमें जो शिक्षिका है वो लेखन की कौन सी रणनीति अपना रही है? बताइए, इसमें जो शिक्षिका है वो लेखन की कौन सी रणनीति अपना रही है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 में बताइए। मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 39 में प्रोसेस अप्रोच है। क्या आ रहा है इसमें? प्रोसेस अप्रोच आ रहा है, बी वाला, क्योंकि बच्चे क्या कर रहे हैं? चीज़ों को प्रोसेस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चीज़ों को बच्चे प्रोसेस कर रहे हैं। तो इसमें क्या जा रहा है? प्रोसेस। ग्रुप वर्क तो हो ही रहा है इसमें, ग्रुप में तो पहले कर ही दिया गया है, लेकिन इसमें प्रोसेस वर्क पर ज़्यादा जोर डाला है, क्योंकि सारा चीज़ इसको बच्चों को खुद से करने बोल रहे हैं ना, प्रोसेस करके। तो यहाँ पे क्या जाएगा? प्रोसेस वर्क आ जाएगा। बच्चे क्या कर रहे हैं? प्रोसेस अप्रोच, सॉरी, प्रोसेस अप्रोच, बच्चे क्या कर रहे हैं? प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, प्रोसेस दृष्टिकोण। A task in task-based language learning means. A task in task-based language learning means. टास्क समझते हैं ना? टास्क बेस्ड, ठीक है। अ टास्क, एक जो टास्क है वो एक टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग में है। उसका माध्यम मतलब अर्थ क्या है उसका? जो एक टास्क है, टास्क मतलब क्या बोला जाए? जो एक काम है, जो एक काम है वो एक काम पर आधारित भाषा शिक्षण में उसका मतलब क्या है? जो एक काम है वैसे वो उस काम का काम पर आधारित भाषा शिक्षण में अर्थ क्या है? एन एक्टिविटी वेयर द टारगेट लैंग्वेज इज यूज्ड बाय द लर्नर्स फॉर अ कम्युनिकेटिव पर्पसेस, अ पीस ऑफ वर्क डिजाइन्ड बाय द टीचर फॉर लैंग्वेज टीचिंग, अ टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज टू बी कैरिड आउट बाय लर्नर्स इंडिविजुअल्स, अ टास्क फॉर द टीचर फॉर असेसिंग लर्नर्स लैंग्वेज। देखिए जो 40 का जो आंसर हो जाएगा मेरे हिसाब से, जो 40 है उसका आंसर होना चाहिए सी। क्या होना चाहिए? 40 का आंसर होना चाहिए सी। क्यों सी होना चाहिए आंसर? पहले तो आप हिंदी में समझिए। क्या करिए आप? पहले आप हिंदी में समझिए कि 40 का आंसर मैंने सी क्यों बोला। ठीक, अच्छा एक मिनट, सॉरी, मुझसे भी मिस्टेक हो गई है। 40 का आंसर सी नहीं, ए होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए, सी नहीं, ए होना चाहिए 40 का आंसर। एन एक्टिविटी वेयर द टारगेट लैंग्वेज इज यूज्ड बाय द लर्नर्स
फॉर अ कम्युनिकेटिव पर्पसेस। एक ऐसी गतिविधि जहां पर जो टारगेट लैंग्वेज है, ठीक है, जो कि टारगेट लैंग्वेज है वो क्या किया जाए, प्रयोग किया जाए, किसके द्वारा, शिक्षार्थी के द्वारा, किसके लिए, संचारिक उद्देश्यों के, इसलिए संवादात्मक या संचारात्मक उद्देश्य के लिए। तो यही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। गलती से मैंने सी बोल दिया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्टोरी टेलिंग एज अ स्ट्रेटजी इन लैंग्वेज टीचिंग इज एम्ड एट। स्टोरी टेलिंग मतलब कहानी सुनाना, एज अ स्ट्रेटजी एक रणनीति के तौर पे, इन लैंग्वेज टीचिंग भाषा शिक्षण में, एम एट ये किस पर एम करता है, किस पर एम करता है, मतलब कहानी सुनाने वाली रणनीति भाषा को सिखाने में किस चीज पर एम करता है। लर्निंग द मॉरल्स, लर्निंग टू रिटेल द स्टोरी, एंगेजिंग लर्नर्स विथ लैंग्वेज, टेस्टिंग द मेमोरी ऑफ लर्नर्स। बताइए किस पर करेगा ये, 41। तो यहां पर मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए आपका इंगेजिंग लर्नर्स विथ लैंग्वेजेस, ठीक है। यहां पर इंगेज करते हैं किसको, शिक्षार्थियों को, किसमें, भाषण। क्यों, क्योंकि आप कहानी सुना रहे हैं और आप कहानी जिस भी चीज में, जिस भी भाषा में आप सुना रहे हैं तो बच्चा क्या हो रहा है, इंगेज तो हो रहा है ना, उसमें कहानी सुन तो रहा है। आगे बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 42 में आते हैं। साइट वर्ड्स आर डेवलप्ड, साइट वर्ड्स आर डेवलप्ड। अब देखो क्या बोला जा रहा है, साइट वर्ड्स, ठीक है। दृष्टि, साइट मतलब क्या होता है, दृष्टि, जो शब्द है उनका विकास क्यों हुआ है, ठीक है, कैसे हुआ है ये कहा जा रहा है, ठीक है। बाय टीचर्स फ्रॉम टेक्स्ट बुक, शिक्षकों द्वारा टेक्स्ट बुक में से। बाय यूजिंग वर्ड्स इन मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, शब्दों का अर्थपूर्ण परिस्थितियों में प्रयोग करने से। बाय नोइंग मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के अर्थ जानने के द्वारा। बाय सीइंग देम ऑन साइट, आंखों से सामने देखने के द्वारा, उनको सामने से देखने के द्वारा। तो जो साइट वर्ड्स है, ये जो साइट वर्ड है इसके जो डेवलप्ड है ना, ये कैसे डेवलप हुए हैं, बाय टीचर्स फ्रॉम टेक्स्ट बुक नहीं, बाय यूजिंग वर्ड्स इन मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। मतलब देखना, परिस्थिति को देख करके, समझ करके शब्दों का प्रयोग करना, वहीं पर से इन साइट वर्ड्स का प्रयोग। मतलब अचानक, कहते नहीं है अचानक किसी चीज का ऐसा जवाब दे देना, जैसे लोग आश्चर्यचकित हो जाए, उदाहरण क्या बोलते हैं, साइट वर्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइट वर्ड्स। मतलब किसी परिस्थिति के अनुसार ही वो जवाब एकदम परफेक्ट सूट कर जाना, क्या कहलाता है, वो साइट वर्ड्स कहलाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। अ टीचर ब्रॉट रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स। देखिए बताया था रियलिया की बात हो रही है, ठीक है। रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स है मतलब क्या हुआ, रियलिया की बात हो रही है, जहां तक मैं देख पा रहा हूं। अ टीचर ब्रॉट रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स लाइक अ हैमर, जैसे कि हथौड़ा। अ स्क्रू ड्राइवर, जैसे कि पेचकस अपन बोल सकते हैं। एंड सो ऑन टू हर क्लास, और इसी, और क्या करते हैं, वो लाती है इसी प्रकार के अपने कक्षा में और दिखाती है। सी आस्क्ड हर लर्नर्स टू डिस्क्राइब द ऑब्जेक्ट्स, और वो बच्चों को कहती है कि बेटा इन ऑब्जेक्ट्स के बारे में आप बताइए इन 5 to 7 सेंटेंसेस, 5 से 7 वाक्यों में। व्हाट आर द मटेरियल्स इन लैंग्वेज टीचिंग नोन एज, आपको पता है मैं आंसर नहीं दूंगा, 43 का आंसर आप खुद देंगे कमेंट में, क्योंकि आपने कई बार इस आंसर को देख चुका है। मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअलिज्म एडवोकेट्स दैट, मातृभाषा पर आधारित बहुभाषिकता, बहुभाषावाद, ठीक है, समर्थन करता है किस चीज का, मातृभाषा पर आधारित बहुभाषावाद किस चीज का समर्थन करता है। लर्नर्स बिगिन देयर स्कूलिंग इन मदर टंग एंड मूव ऑन टू ऐड मैनी एट लीस्ट 2 लैंग्वेजेस इन स्कूल। लर्नर्स बिगिन विद देयर स्टेट लैंग्वेज एंड मूव ऑन टू इंग्लिश मीडियम। लर्नर्स लर्न टू देयर मदर टंग हिंदी एंड इंग्लिश फ्रॉम क्लास 1। ऑल लर्नर्स लर्न इन मदर टंग ओनली इन प्राइमरी स्कूल। हिंदी में क्या बोला जा रहा है, लर्नर्स बिगिन देयर स्कूलिंग, जो शिक्षार्थी हैं वो अपने स्कूलिंग शुरू करते हैं इन मदर टंग, मातृभाषा में, एंड और मूव ऑन टू ऐड मैनी अदर लैंग्वेजेस, और फिर वो आगे बढ़ते हैं दूसरी भाषा को और बाकी भाषाओं को सीखने में स्कूल में, बात ठीक है। लर्नर्स बिगिन विद देयर स्टेट लैंग्वेज, जो शिक्षार्थी हैं वो अपने राजकीय भाषा से, जो उनकी जो राज की भाषा है उससे वो पढ़ना प्रारंभ करते हैं, एंड मूव ऑन टू इंग्लिश मीडियम, और फिर उसके बाद क्या जाते हैं, वो अंग्रेजी माध्यम में चले जाते हैं। लर्नर्स लर्न टू देयर मदर टंग, जो बच्चे हैं वो सीखते हैं, लर्नर्स लर्न देयर मदर टंग, अपनी मातृभाषा को सीखते हैं, फिर हिंदी एंड इंग्लिश फ्रॉम क्लास 1, और फिर हिंदी और इंग्लिश सीखते हैं पहली कक्षा से। ऑल लर्नर्स लर्न इन मदर टंग ओनली इन प्राइमरी स्कूल, सारे शिक्षार्थी मदर टंग मातृभाषा में सीखते हैं केवल प्राथमिक स्कूल में, केवल इसमें प्राथमिक स्कूल में। तो आपको आंसर दिख रहा होगा 44 का क्या हो जाएगा,
44 का हो जाएगा मेरे हिसाब से तो ए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी भी करा चुका हूँ, ठीक है। जो शिक्षार्थी हैं वो सही तरीका क्या है कि वो अपनी मातृभाषा से शुरू करते हैं और फिर बाकी भाषाओं को सीखने पर वो अग्रसर होते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 में आते हैं अपन। अ टीचर अलॉन्ग विथ हर लर्नर्स राइट्स द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द क्लासरूम लाइक door, blackboard, windows, etc. in their mother tongue and in English on pieces of paper and paste them on the objects for learners to notice the words. What is the teacher trying to do? समझिएगा, एक जो शिक्षक है वो अपने कक्षा में हर चीज पर लेबल लगाती है। क्या करती है वो? हर चीज पर लेबल लगा के उसका नाम लिखती है। जैसे कि दरवाजे पे उसने डोर लिख दिया, ठीक है, ब्लैक बोर्ड पे उसने ब्लैक बोर्ड लिख दिया, खिड़की पे उसने क्या लिख दिया? विंडो लिख दिया। इन देयर मदर टंग एंड इन इंग्लिश, दोनों भाषा में, जो बच्चे हैं उनकी मातृभाषा में लिख दिया गया और जो टारगेट लैंग्वेज है उसमें लिख दिया गया, इंग्लिश में भी लिख दिया गया, ठीक है। किसमें? एक पेपर चिपका के। और क्या कर रहे हैं बच्चे? उस चीज को नोटिस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चे? उस चीज को नोटिस कर रहे हैं। तो शिक्षक यहाँ से क्या प्रयास कर रही है? सेम क्वेश्चन अपन पिछले में कर चुके हैं। बताइए यहाँ पर जो टीचर है वो क्या प्रयास कर रही है? नीचे ऑप्शन कट रहा है क्या थोड़ा सा? हाँ, बताइए यहाँ पर जो शिक्षक है वो क्या प्रयास कर रही है? द टीचर इज क्रिएटिंग अ प्रिंट लैंग्वेज रिच एनवायरमेंट इन द क्लासरूम। The teacher is trying to teach letters of alphabets. The teacher is creating a situation for the students to learn the spelling of the words. The teacher wants her learners to write well. बताइए यहाँ पे क्या करना चाह रही है वो? बताइए क्या करना चाह रही है? जहां तक मैं देख पा रहा हूं तो अ टीचर इज क्रिएटिंग अ प्रिंट लैंग्वेज रिच एनवायरमेंट, ठीक है, क्लासरूम। यहाँ पर जो शिक्षक है वो प्रिंट लैंग्वेज रिच एनवायरमेंट जो प्रदान करना चाह रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ताकि बच्चा सारे चीजों को समझ पाए दोनों भाषाओं में। आगे देखो क्वेश्चन 46 में, अ टीचर डिवाइड्स हर क्लास इनटू ग्रुप्स ऑफ 5 एंड एलोकेट डिफरेंट थीम्स टू द ग्रुप्स। द groups have to collect information on the theme and write reports to be presented to the class. What is this activity known as? एक जो शिक्षक है वो अपने कक्षा को क्या करते हैं? अपने कक्षा को ग्रुप्स में बांटती है, 4 ग्रुप्स में। किसमें? 4 ग्रुप्स में, ठीक है, ग्रुप्स ऑफ 5, ठीक है, 5 लोग हैं, सॉरी। एक जो शिक्षक है वो अपने कक्षा को 5 के ग्रुप में बांट लेती है और अलोकेट डिफरेंट थीम्स, और उनको अलग अलग थीम्स देती है, अलग अलग ग्रुप को क्या करती है? अलग अलग थीम्स देती है। द ग्रुप हैव टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, और जो ग्रुप है उनको बोलती है कि तुमको क्या करना है? इन्फॉर्मेशन, जानकारी इकट्ठी करनी है, ठीक है, ऑन द थीम्स, जो भी थीम्स उनको दिया गया है उस पर। एंड राइट रिपोर्ट्स टू बी प्रेजेंटेड, और उस पर रिपोर्ट लिखना है और उसको कक्षा में क्या करना है? प्रेजेंट करना है, ठीक है। व्हाट इज दिस एक्टिविटी नोन एज? ये गतिविधि क्या कहलाती है? प्रोजेक्ट वर्क, राइटिंग वर्क, रिसर्च और असाइनमेंट। बताइए क्या कहलाती है? मेरे हिसाब से ये कहलाएगा क्या? प्रोजेक्ट वर्क। आप सब कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं? आप सब कर। रिसर्च इसमें करना नहीं है, ठीक है, राइटिंग पे फोकस है नहीं, ठीक है, असाइनमेंट जैसा ये है नहीं, तो ये क्या है? बेसिक तौर पे प्रोजेक्ट है। असाइनमेंट क्या होता है? असाइनमेंट जब आपको क्या कहा जाता है? एक पूरा कॉपी का दिया जाता है कि इस चैप्टर का ये चीज़ें असाइनमेंट उसको लिख कर लाना है। प्रोजेक्ट वो हो जाता है जिसमें बहुत सारी गतिविधियाँ इंक्लूड हो, मतलब उस चीज़ों को समझना, उस चीज़ों के बारे में जगह जगह से पता करना, ये होता है प्रोजेक्ट वर्क। ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 47 में आते हैं। प्रोसेस अप्रोच इज राइटिंग इन्वॉल्व्स, ठीक है, प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग, ठीक है, प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग इन्वॉल्व्स में क्या शामिल है? प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग, प्रोसेस अप्रोच किसमें? राइटिंग से, ठीक है, इन्वॉल्व्स इसमें शामिल है। ब्रेनस्टॉर्मिंग, राइटिंग द फर्स्ट ड्राफ्ट एंड फाइनल राइटिंग, आउटलाइनिंग, रिवाइजिंग एंड राइटिंग द फाइनल ड्राफ्ट, राइटिंग द फर्स्ट ड्राफ्ट, रिवाइजिंग एंड डेवलपिंग द फाइनल ड्राफ्ट, brainstorming, outlining, drafting, revising, proofreading and drafting the final writing। अब बताइए इसमें क्या शामिल है? 47 की बात अपन कर रहे हैं, ठीक है। बताइए इसमें क्या शामिल? लेखन के लिए प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण में क्या शामिल है? ठीक है, प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण अपन बोल सकते हैं, प्रोसेस क्या बोल सकते हैं? प्रक्रियात्मक। लेखन के लिए प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण में क्या शामिल है? एकदम आसानी से आप इसका जवाब दे सकते हैं। पहले समझिएगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है? बुद्धिशीलता। पता है आपको? विचारों को कलेक्ट करके किसी चीज को हल करना। राइटिंग में क्या होता है? लिखना, राइटिंग द फर्स्ट ड्राफ्ट, पहले ड्राफ्ट को लिखना, एंड फाइनल राइटिंग, उसका क्या करना? फाइनल, मतलब एक पहले आपको प्रति बनाना है, फर्स्ट ड्राफ्ट, एक रूपरेखा कि हाँ मुझे ऐसा चीज लिखना है, और फिर कुछ करेक्शन करके उसको फिर फाइनल ड्राफ्ट बनाना है।
आउटलाइनिंग, पहले चीजों को आप क्या करो, आउटलाइन करो कि ये चीज लिखना है। किसी भी टेक्स्ट जहां से आप उठा रहे हो वहां पे आप आउटलाइनिंग करो कि अपने क्या करना है, ये चीज को लिखना है। रिवाइजिंग एंड राइटिंग, फिर उसको रिवाइज करो एंड राइटिंग द फाइनल ड्राफ्ट, उसको फिर रिवाइज करने के बाद फाइनल ड्राफ्ट लिखिए। राइटिंग द फर्स्ट ड्राफ्ट, सबसे पहले क्या करना, फर्स्ट ड्राफ्ट लिखना है, फिर रिवाइजिंग एंड डेवलपिंग द फाइनल ड्राफ्ट, ठीक है। फिर उसको क्या करो, रिवाइज करो और फिर डेवलप करो फाइनल ड्राफ्ट को। क्या देखो, ब्रेनस्टॉर्मिंग, विचारों को इकट्ठा करना, आउटलाइनिंग, चीजों को आउटलाइन करना कि यहाँ इसमें चीजें उठाना है, ड्राफ्टिंग, फिर उनको क्या करना, ड्राफ्ट करना, फिर रिवाइजिंग, फिर प्रूफ रीडिंग, उसको फिर प्रूफ रीडिंग कीजिए एंड ड्राफ्टिंग द फाइनल राइटिंग, और फिर उसके बाद फाइनल राइटिंग को ड्राफ्ट करना। आप बताइए 47 का आंसर क्या होना चाहिए? साफ साफ सभी को दिख रहा होगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे थे 48 में, व्हाट आर दीज वर्ड्स नोन एज द, ऑफ, एंड, अ, टू, दैट, इट, विथ, बट, दे, सी, ही। हर कोई जानता है कि बताइए ये जो वर्ड्स हैं इनको, ये कौन से वर्ड्स हैं, इनको क्या कहा जाता है, ये कैसे वर्ड्स हैं, ये कैसे वर्ड्स हैं, इनको क्या कहते हैं अपन? इनको हम कहते हैं साइट वर्ड्स। क्या कहते हैं अपन इनको? साइट वर्ड्स। अभी जिस मैंने आपको समझाया है साइट वर्ड्स, मैं पूरा डिटेल वीडियो बनाऊंगा यहाँ पे मैं साइट वर्ड्स भी आपको समझाऊंगा क्या होता है साइट वर्ड्स, ठीक है। तो ये सारे जो हैं वो क्या है, साइट वर्ड्स हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ, अच्छा ये सॉरी, ये इसमें आपको कुछ करेक्शन करना है, ये नंबरिंग शायद मिस्टेक हो गया है, ठीक है। ये 59 नहीं है, ये हमारा 49 है। ये क्या है हमारा? ये है हमारा 49, ठीक है। ये है 49, इसको अपन 49 कर लेते हैं, ठीक है, ताकि बाद में दिक्कत ना आ जाए। ये क्या है तो हमारा 49 है, ये हमारा 49 है, ठीक है। चलिए आते हैं वापस से, ठीक है, वापस से आते हैं अपन अपने टॉपिक पे। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, तो क्या हो गया यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन। इनमें से कौन सा इस प्रिंसिपल, इस सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता? चयन और वर्गीकरण, इनमें से कौन सा चयन और वर्गीकरण के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता? एक्यूरेसी, सटीकता, अवेलेबिलिटी मतलब उनकी उपस्थिति, ठीक है, यूटिलिटी उनका प्रयोग, और फ्रीक्वेंसी। बताइए इनमें से कौन सा चयन और ग्रेडेशन, वर्गीकरण के अंदर नहीं आता है? 49 का बताइए क्या हो जाएगा आंसर? 49 का आपका ए हो जाएगा, एक्यूरेसी, सटीकता इनके अंतर्गत नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं, फाइनल क्वेश्चन देखते हैं। हालांकि थे तो हमारे पास 70 क्वेश्चन, 70 पर हम अभी 50 करेंगे, बाकी 20 को अपन बाद में देखेंगे जो हमारे पास थ्योरी क्लास हो जाएगा तब, ठीक है। लिटिल और नो अटेंशन इज गिवन टू प्रोनाउंसिएशन इन मेथड, ठीक है, बहुत कम या बिल्कुल नहीं, ठीक है, अटेंशन किस पर? उच्चारण पर दिया जाता है। ये मेथड क्या है? ये मेथड क्या है जिसमें थोड़ा सा या बहुत बहुत कम या बिल्कुल ना के बराबर अटेंशन दिया जाता है उच्चारण पर? वो मेथड कौन सा है? ऑडियोलिंगुअल, ग्रामर ट्रांसलेशन, CLT, SLT? आराम से बता दीजिए, इसका सबको पता है, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन की बात ही नहीं हो रही, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, पूरा ट्रांसलेट कर दे रहे हैं। तो उम्मीद है ये 50 क्वेश्चंस आपको थोड़े अलग लगे होंगे पहले वाले वीडियो से, और ऐसे ही और 20 क्वेश्चंस है जब अपन पूरा कर लेंगे थ्योरी वाला पेडागोजी तब उस 20 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।